एपिसोड 481 दक्ष के लिए वह जूनम के बाय को पकड़ रहा था, लेकिन मिंगलैन को ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा को चुटकी बजा रहा था, जो उसे कुछ अजीब लगा। वह कुछ नहीं बोली और बस उत्सुकता से देखती रही। मिंगू ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वह लगातार करा रही थी, इसलिए उसने नहीं देखा कि उसका हाथ कहाँ था। अब मुझे फिर से छोड़ दो, जून ने विरोध किया, क्योंकि उसका शरीर कमजोर हो गया था। उसके पास प्रतिरोध करने की भी ताकत नहीं थी, मानो उसकी कमजोरी दक्ष के हाथ में थी। मैं क्यों करूं, तुमने ही शुरू किया था, अब ऐसे ही रहो। दक्ष ने अपने विचारों का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया, अब जब तक मैं खत्म नहीं कर देता तुम ऐसे ही रहोगी। यो हम जून उसे डांटने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसका शरीर संघर्ष करने लगा उसके होठों से एक और कराह निकल गई। तो मैं भी ऐसा ही करूंगी, उसने कमजोरी से कहा, जैसे उसने अपना सिर ऊपर उठाया हो। उसने उसकी छाती पर चुटकी भी ली। यह मुझ पर काम नहीं करेगा, आप जितना चाहे कोशिश कर सकते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये स्पर्श का प्रभाव नहीं था, बल्कि यह सही कौशल के साथ सही स्पर्श था। उसने बारीकियां सीख ली थी, लेकिन जून ने नहीं, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तरानकन तरानकन तारा कन तारा तारक महत्काउल कहने के बाद से लेकर अब तक जो कुछ भी देखा था उसके बारे में बताया, और जो कुछ हुआ था ये ताकत, ऐसा नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो। सम्राट ने फूमिन के शब्दों को सुनकर पुष्टि की। उसे एहसास हुआ कि फूमिन झूठ नहीं बोल रहा था। महाराज, ये तो अमर दुनिया से आए किसी व्यक्ति जैसा लगता है, अन्यथा एक बच्चे के पास ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है? मंत्री वांग ने कहा, मैं समझता हूँ, फिर भी सवा अभी भी बना हुआ है। अमर दुनिया से कोई व्यक्ति संत हत्यारे के उत्तराधिकारी से क्यों लड़ रहा था? सम्राट ने बड़बड़ा हुए कहा, शायद सेंट किलर वारिस ने अमर दुनिया से आए मेहमान को परेशान कर दिया था। जब वे वहां पहुंचे तो लड़ाई पहले से ही चल रही थी। मुझे लगता है कि वे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। चूंकि मेहमान एक कमजोर बच्चे की तरह दिख रहा था, इसलिए सेंट किलर वारिस ने उसे धमकाया होगा। यही कारण था कि लड़ाई हुई, जिसमें सेंट किलर वारिस पूरी तरह से मारा गया। मंत्री वांग ने कुछ अनुमान लगाते हुए उत्तर दिया, ये संभव लगता है, लेकिन ये सामान्य बात है। इसके बाद जो हुआ वह और भी अधिक भ्रमित करने वाला है। एक क्षण उनमें से एक जमीन पर पड़ा था। सेंट किलर का उत्तराधिकारी, ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण मर जाएगा, फूमिन ने कहा, लेकिन अगले ही पल वे दोनों गायब हो गए और अंत में सेंट किलर वारिस अपने दोस्त के साथ गायब होने से पहले अकेले दिखाई दिया, इसलिए वह निश्चित रूप से जीवित था। हालांकि उसके बाद मैंने अतिथि को नहीं देखा। क्या ये संभव है कि उसे मार दिया गया हो? उसने पूछा। मंत्री वांग ने आगे बोलने से पहले अपना सिर हिलाया। ऐसे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है, और वह व्यक्ति वह है। आपने उसका नया चेहरा देखा है ना? इसका मतलब है कि वह पहले नकली चेहरा खाने के लिए कोई तरकीब अपना रहा था। सम्राट मेन ने कहा, नए चेहरे का एक स्केच बनवाओ और उसे पूरे महाद्वीप में वितरित करवाओ। लेकिन महाराज, अगर वह एक बार चेहरा बदल सकता है तो इसका मतलब है कि उसके भेस बदलने के कौशल अच्छे हैं। क्या वह दोबारा ऐसा नहीं कर सकता? अगर वह अपना चेहरा बदलता रहा तो हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? मंत्री वांग ने पूछा। हाँ, उसके हुनर अच्छे हैं, लेकिन क्या उसका कोई दोस्त भी नहीं है? हम निश्चित रूप से उसकी तलाश करेंगे, लेकिन उसके दोस्त पर ज्यादा ध्यान देंगे। उसके दोस्त का भी एक स्केच बनाए। ये स्केच सिर्फ शाही सेना के पहरेदार में बांटे जाने हैं। दूसरे राज्यों में भी सिर्फ सेना को ही नए स्केच रखने की अनुमति होनी चाहिए। सम्राट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मंत्री वांग ने सम्राट से पूछा, हमें नागरिकों के बीच यह वितरित नहीं करना चाहिए कि क्या उन्होंने उन्हें देखा है, ताकि वे हमें सूचित करें? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि हम दूसरे आदमी की तलाश कर रहे हैं। इसे गुप्त ऑपरेशन ही रहने दे। सिर्फ सेंट किलर वारिस की खुलेआम तलाश करे, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम उसके दोस्त की भी तलाश कर रहे हैं। सम्राट ने धीरे से कहा, इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण समय है। रैंकिंग टूर्नामेंट का पहला चरण 2 दिनों में शुरू होने वाला है। मैं शहर में कोई अशांति नहीं चाहता। शहर की सुरक्षा बढ़ाए। किसी भी अजनबी को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सेंट किलर वारिस को शहर में प्रवेश करने और स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने खड़े होते हुए कहा, तुरंत काम पर लग जाओ। वह कमरे से बाहर चला गया और बाकी लोगों को कमरे में ही छोड़ दिया, ताकि वे इस बात पर चर्चा कर सके कि आदेशों को कैसे संभालना है। उसने उन दोनों लोगों के चित्र भी नहीं बनवाए ताकि वे उन्हें देख सके। अगर वह ऐसा करता तो उसे एहसास होता कि दक्ष कुछ पल पहले ही उसके सामने था। वह इतना बड़ा मौका चूक गया क्योंकि वह चला गया। वह भोज कक्ष में वापस आया और अपने सिंहासन पर बैठ गया। रात भर में मंत्री वांग और फूमिन ने 2 लोगों के चित्र बनाए और अपने सवारों को इन चित्रों को पूरे महाद्वीप में दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए कहा। उनका काम उन्हें राजाओं को देना था और निर्देश देना था कि उनसे एक चित्र को आम जनता से गुप्त रखा जाए। उनमें से बहुत सारे तो शाही शहर के रक्षकों के बीच भी वितरित किए गए थे, जो शहर पर नजर रखते थे। एक मिनट रुको, तुम मुझे फैश के राजकुमार का चित्र क्यों दे रहे हो? साम्राज्य के प्रवेश द्वार पर खड़े पहरेदार को भी यह चित्र दिए गए, जिन्हें देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने चित्र में दिख रहे व्यक्ति को फैंग शू के राजकुमार के रूप में पहचान लिया। फैश
फेंगशू के राजकुमार आपका क्या मतलब है? मास्टर फुमिन के अनुसार यह सेंट किलर वारिस का चित्र है, वह कोई राजकुमार नहीं है। रॉयल गार्ड ने उत्तर दिया, क्या बकवास है, उसके पास फेंगशू के राजकुमार की निशानी थी, मुझे लगा कि वह राजकुमार है और मैंने उसे अंदर आने दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सेंट किलर वारिस रॉयल सिटी में है? आदमी ने जवाब दिया और उसे पसीना आने लगा। भाड़ में जाओ, तुमने हमारे दुश्मन को रॉयल सिटी में घुसने दिया। बेवकूफ, सुनिश्चित करो कि कोई भी शहर छोड़कर ना जाए, मैं मंत्री वान को इस बारे में सूचित करूंगा, रॉयल गार्ड ने कहा और उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। वह अपने वाहन पर चढ़ गया और राजसी स्थान की ओर उड़ने लगा। सुबह के 4 बज रहे थे, सूरज अभी अभी क्षितिज पर उगना शुरू हुआ था, अंधेरा टने लगा था और रोशनी ने धरती को ढक शुरू कर दिया था। रॉयल गार्ड रॉयल पैलेस में पहुंच गया। उत्सव बहुत पहले समाप्त हो चुका था, मेहमान वापस आ चुके थे, यहाँ तक कि राजकुमार और सम्राट भी अपने कमरों में वापस आ चुके थे। भोज कक्ष में केवल मंत्री वांग, शाही कमांडर फुमिन और उनकी टीम ही बची थी। जैसे ही रॉयल गार्ड अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा खुल गया। क्या आपने चित्र वितरित कर दिए? ये बहुत तेजी से हुआ, रॉयल कमांडर ने गार्ड की प्रशंसा की जो अभी अभी वापस आया था। मैंने अभी वितरण पूरा नहीं किया है, मुझे अभी कुछ महत्वपूर्ण बात पता चली है और मैंने बीच में ही लौटने का निर्णय लिया है। ये बुरी खबर है, ने उत्तर दिया। क्या बुरी खबर है? मंत्री वांग ने आंखें मूंदते हुए पूछा। आपने मुझे जो चित्र दिए थे, चित्र में दिख रहे व्यक्ति को शहर के प्रवेश द्वार पर गार्ड ने पहचान लिया था। संत किला वारिस, वह पहले से ही हमारे शहर के अंदर है, गार्ड ने उत्तर दिया। सभी लोग अचंभित होकर खड़े हो गए, उनके मुंह खुले रह गए। वह पहले से ही अंदर है? क्या बुरा समय है, उस कमीने को अभी हमारे पास आना था। मेहमान कल आने वाले हैं, हम उसे खुलेआम घूमने नहीं दे सकते, मंत्री वांग ने चेहरे पर गहरी चिंता के साथ कहा। वह अंदर कैसे आया? ये शहर लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं देता। क्या हमारे गार्ड अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे? शाही कमान ने आंखें मूंदते हुए पूछा। ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने फेंगशू के राजकुमार होने का दिखावा किया था, उसके पास आधिकारिक टोकन भी था। अभी शहर के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है सिवाय राजघरानों के, उसने प्रवेश पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, गार्ड ने तुरंत जवाब दिया। वह कमीना फेंगशू के राजकुमार को उसी ने मारा था, इसलिए उसने उस आदमी से टोकन लिया और उसका इस्तेमाल करके उसका प्रतिरूप किया। कितना षड्यंत्रकारी कमीना है, पूरे शहर को सील कर दो, किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अभी के लिए किसी भी नागरिक को इसके बारे में ना बताएं, हम उसे यह नहीं बता सकते कि हमें पता है, मंत्री वांग ने जाते समय कहा। आप कहाँ जा रहे हैं, मंत्री जी दक्ष ने पूछा। मैं इस बारे में महामहिम को सूचित करने जा रहा हूँ, मुझे शहर के सीलिंग बैरियर को सक्रिय करने के लिए भी उनकी अनुमति चाहिए, मंत्री वांग ने जाने से ठीक पहले जवाब दिया। सीलिंग बैरियर क्या है? मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, बुजो ने फुमिन से पूछा। सीलिंग बैरियर, मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि इसका पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, फुमिन ने जवाब दिया। अगर आपने पढ़ाई में कुछ महत्व दिया होता तो आपको अभी भी पता होता, सुरक्षा की किताबों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। हाँ, मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था। क्या ये वह अवरोध नहीं है जो पूरे शहर को कवर करता है? इसका पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये न केवल लोगों को शहर छोड़ने से रोकता है बल्कि यह शहर को अंदर से सील भी करता है। लोग शहर के अंदर लिपोर्ट करने के लिए किसी टेपो तावीज का उपयोग भी नहीं कर सकते, भुया ने बताया। सचमुच ये तो बहुत आश्चर्यजनक है, बूजो ने आश्चर्य से कहा। तारांकित बार किया था, अगर हम नहीं चाहते कि वह भाग जाए तो हमें उस बैरियर की जरूरत है। मंत्री वान जानते थे कि अवरोधक को सक्रिय करना ही एकमात्र तरीका था जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे अध्यक्ष को पकड़ने में विफल न हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन मैं अनुमति नहीं दे सकता। तुम नहीं जानते कि सीलिंग बैरियर कैसे काम करता है। ये न केवल लोगों को बाहर जाने से रोकता है बल्कि लोगों को अंदर आने से भी रोकता है। ये भूमि के स्थान को सील कर देता है। सम्राट मेनलियान दिया, आप जानते हैं कि 19 देशों के दूत कल हमारी भूमि पर आ रहे हैं। अगर मैं अपनी भूमि को सील कर दूं तो वे नहीं आ पाएंगे। वे न केवल ये सोचेंगे कि हम डरे हुए हैं बल्कि वे ये भी सोचना शुरू कर देंगे कि हम वादे पूरे नहीं कर सकते। मैं उनके सामने अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं होने दे सकता, उन्होंने आगे कहा। सम्राट में की चिंता सुनकर मंत्री को समझ में आ गया कि वह कितना गलत था। जवाब देने से पहले उसके होठों से एक गहरी आह निकली। यह मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। बेशक आप ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए आप सम्राट नहीं है, सम्राट मेन ने उत्तर दिया। अब जब वह आदमी यहाँ आ गया है तो हमें अपना सारा ध्यान शहर के भीतर ही लगाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसे 24 घंटे में पकड़ लिया जाए। जब रैंकिंग परीक्षाएं होंगी तब उसे आजाद नहीं रहना चाहिए, उन्होंने आगे कहा। तुम सबके लिए जिम्मेदार हो, मुझे परवाह नहीं कि तुम ये कैसे करते हो, कोई भी गलती माफ नहीं की जाएगी, मंत्री वांग ने कहा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वह पकड़ा जाए। इसके बाद वे वापस मुड़े और चले गए। उसके जाने के बाद दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। वह यहाँ है हो, अगर वह पकड़ा नहीं गया तो ये परेशानी होगी। अगर वह हमारे मेहमान में से किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वह हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो दुनिया के बीच के रिश्ते मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि मुझे उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी, सम्राट ने बंद दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। वह आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया। अगर रैंकिंग परीक्षाएं मेरे सिर पर नहीं होती तो मैं उस कमीने को पकड़ने के लिए एक पल में पूरे शहर को सील कर देता। उसे मरते हुए देखना कितना मधुर होगा, उसने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। तारांकित दिखाए, हाँ यह आदमी 2 महिला के साथ यहाँ है। जहाँ तक दूसरे आदमी की बात है, मैंने
उसे नहीं देखा है। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, वैसे भी हम इस आदमी के बारे में ज्यादा चिंतित हैं, हमें उसके कमरे में ले चलो। रॉयल कमांडर ने कहा। वह अपने 50 से ज्यादा सबसे मजबूत गार्डों के साथ यहाँ था। होटल को भी पूरी तरह से घेर लिया गया था। रिसेप्शनिस्ट दक्ष को दक्ष के कमरे तक ले गई। यह कमरा है, उसे अंदर होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने फुसफुसाना ने गंभीरता से कहा। उसने कमरे का दरवाजा लात से मारा जिससे वह तुरंत टूट गया। होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया गया क्योंकि रॉयल कमांडर कमरे के अंदर घुस गया। उसके पीछे पीछे अन्य गार्ड भी आ गए। उसने बिस्तर की तरफ देखा जो खाली लग रहा था। कमरे में कहीं भी कुछ नहीं था। रॉयल कमांडर ने हताश होकर रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाया, वे कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट वहीं पर स्तब्ध रह गया। उस आदमी के गुस्से भरे आभामंडल ने उसे अपनी स्थिति में फंसा लिया। रिसेप्शनिस्ट डरा हुआ था, उसे पता था कि वह गलती से मारा जा सकता है। रॉयल कमांडर को कोई दोष नहीं देगा, भले ही वह मारा गया हो। उसके चारों ओर जो आभा थी वह इतनी डरावनी थी कि उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। कांपते हाथों से रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें अंदर आते देखा लेकिन जाते हुए नहीं देखा। मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि रॉयल कमांडर शांत नहीं हुआ। वह धीमे कदमों से रिसेप्शनिस्ट के करीब जाने लगा। दमनकारी आभा के कारण उस व्यक्ति के लिए पहले से ही सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रॉयल कमांडर को अपनी ओर आते देखना और भी बुरा था। एक ठंडी लहर ने उसे जकड़ लिया जिससे उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और उसका मुंह सूख गया। शायद वह बाथरूम में है। हाँ, यही होना चाहिए। मैंने उसे जाते हुए बिल्कुल नहीं देखा। वह अभी भी कमरे में ही होगा। वह सिर्फ बाथरूम में ही हो सकता है, उसने जवाब दिया। शाही कमांडर रुक गया और अपनी आभा वापस खींच ली तथा बाथरूम के दरवाजे की ओर देखने लगा। वो बाथरूम की ओर चलने लगा और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। चेहरे पर स्तब्धता झलक उठी। वह अंदर है, तुम सही थे, उसने कहा। देखा, मैंने तुमसे कहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने उत्साहित होकर उत्तर दिया। शाही कमांडर गुस्से में चिल्लाया, तुम मूर्ख हो, यहाँ कोई नहीं है। उसने अपनी अंगुलियों को मुट्ठी में बांधकर दीवार में घुसा दिया, फिर अपने पीछे बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। मैं कसम खाता हूँ कि मुझे नहीं पता था। उसने जाने के लिए कोई और रास्ता अपनाया होगा। रिसेप्शनिस्ट ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे मानो बाढ़ का दरवाजा खुल गया हो। उसका चेहरा पूरी तरह से रंगीन हो गया था। ये देखकर कि तुम इस बात पर यकीन कर रहे हो, मुझे यकीन है कि तुम्हें नहीं पता था कि वह चला गया है। उसने भागने के लिए कुछ और तरीके अपनाए होंगे। तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो। रॉयल कमांडर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह कमरे से बाहर निकल गया और जल्द ही होटल से बाहर चला गया। लड़के को पता चल गया होगा कि हम उसे ढूंढने आएंगे। हमारे आने से पहले ही वह भाग गया। होटल से बाहर निकलते हुए उसने बुदा आया। उसके चेहरे पर बड़ी कड़वाहट की झलक दिखी। हमें उसके ठिकाने के बारे में सिर्फ एक सुराग मिला था। अब हम उसे कहाँ घूम सकते हैं? इस बाकी पूरी संभावना है कि उसे पता हो कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। या तो वह छिप जाएगा या शहर छोड़ने की कोशिश करेगा। उसने सड़क पर नजर डालते हुए सोचा, लोग इधर उधर घूमते देखे जा सकते थे। तारा कन तारा कन तारा कन तरान कन तरान कन। आसमान में सूरज चमक रहा था। सुबह के 9 बजे बज रहे थे और दक्ष पहले ही निकल चुका था। उसने बाहर निकलने के लिए मुख्य द्वार का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि टेलीप का विकल्प चुना। वह होटल से कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर रॉयल कमांडर को देख रहा था। जब उसने शाही कमांडर को जाते देखा तो वह छाया से बाहर निकला और उसकी ओर चलने लगा। जब दक्ष उसके करीब आया तो रॉयल कमांडर विपरीत दिशा में देख रहा था। वह जल्द ही रॉयल कमांडर की आंखों के सामने से गुजरा। हालांकि उसे पहचाना नहीं जा सका क्योंकि उसने न केवल अपने कपड़े बदले थे बल्कि उसने अपने चेहरे और शरीर के आकार को बदलने के लिए शरारत का मुखौटा भी इस्तेमाल किया था। जब वह वहां से जा रहा था तो उसे कोई पहचान नहीं पाया। खोजते रहो बड़े आदमी, किसी भी हालत में तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, उसने सोचा और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। वह वहां से चला गया। तीसरे भाई, तुमने गद्दार के साथ काम कब शुरू किया? तीसरे राजकुमार और युवराज शाही महल में प्रशिक्षण ले रहे थे, तभी दूसरे राजकुमार कियान ने महल में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक स्क्रॉल था। तुम्हारा क्या मतलब है? राजकुमार हुलिंग ने अपना काम रोककर राजकुमार कियान की ओर देखते हुए पूछा। तुम्हारा दोस्त संत हत्यारा वारिस, राजकुमार कियान ने कहा। मुश्किल से अपनी नाक रोककर उसने स्क्रॉल को दूसरे राजकुमार हुलिंग की ओर फेंक दिया। मेन हुलिंग ने स्क्रॉल खोला तो उसके अंदर दक्ष का चित्र पाया। उसने जवाब देने से इनकार कर दिया और राजकुमार कियान को घूरने लगा। इसका क्या मतलब है? तुम मुझे उसका चित्र क्यों दे रहे हो? अपने इस भोले भाले छोटे भाई को देखकर राजकुमार कियान दंग रह गया। क्या ये बेवकूफ अभी भी नहीं समझा? वह इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? उसने सोचा। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसकी नब्ज तेज हो गई और वह जोर जोर से सांस लेने लगा मानो वह फट जाएगा। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थी और वह अपनी उंगलियों को चटकाने लगा। उसके शरीर का तापमान बढ़ गया और उसे लगा कि उसका खून उबल रहा है। उसकी गर्दन की एक नस उभर आए और वह सीधे राजकुमार होलिंग पर चिल्लाया। बेवकूफ, तुम जिसे अपने साथ लाए हो वह फैसुका राजकुमार नहीं था, वह सेंट हिलर का वारिस था। तुम्हारी वजह से ही हमें अपने दुश्मन के साथ एक ही मेज पर बैठना पड़ा। क्या तुम्हें पता है कि यह
हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात है, वह सेंट किल का वारिस था, तुम गंभीर नहीं हो सकते। प्रिंस हुलिंग ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने मुझे अपना आधिकारिक टोकन दिखाया था। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं इससे पहचान नहीं सकता? तुम बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है कि हमारे दूतों से बच निकलने वाला संत हत्यारा टोकन चुराने के लिए एक तुच्छ राज्य के राजकुमार को नहीं मार सकता? तुम सच में एक बेवकूफ हो। तुमने उसे महल में लाने से पहले ये भी नहीं सोचा कि वह ठीक है। मैं कियान गुस्से में दहाड़ा। उसकी मुट्ठी इतनी मजबूती से बंधी कि उसके नाखून उसकी त्वचा में घुस रहे थे। मैं राजकुमार हुलिंग को यकीन करना मुश्किल लगा, लेकिन ये शब्द असंभव के दायरे में भी नहीं थे। हो सकता है कि यह सच हो। भले ही वह मेन कियान को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे विश्वास था कि वह आदमी इस बारे में झूठ नहीं बोलेगा। तुम्हें कैसे पता कि वह सेंट किलर का उत्तराधिकारी है? उसने पूछा। ये चित्र ये फू मिन द्वारा दिए गए हैं। उसने संत त्यारे के उत्तराधिकारी को देखा था और उसका चेहरा पहचानता था। बेवकूफ, ये पहले से ही पूरे शहर में वितरित किया गया है। राजकुमार कियान ने आंखें घुमाते हुए कहा। वह आदमी, वह कल रात बीमार नहीं था। फू मिन के उसे देखने और पहचानने से पहले ही वह भाग गया। उसने आगे कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सब ठीक उसके फू मिन को देखने के बाद हुआ। तभी उसने उस जगह से बाहर निकलने के लिए बीमार होने का ना करना शुरू कर दिया। अब आपको भी अंदाजा हो जाना चाहिए, मेन कियान ने कहा। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी और वह मेन हुलिंग को घूर रहा था। मुझे खुद जाकर उसे ढूंढने दो, मेन हुलिंग ने कहा, और वह जाने के लिए दरवाजे की ओर चला गया। इंतजार इससे पहले कि दूसरा राजकुमार कमरे से बाहर निकल पाता, उसे रोक दिया गया। क्राउन प्रिंस की अचानक चिल्लाहट ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वह घूमकर युवराज की ओर देखने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? क्राउन प्रिंस मेनलुकी ने पूछा। मुझे लगता है कि यह सच है। क्या आपको वाकई लगता है कि आप अब उस आदमी को ढूंढ सकते हैं? वह कल रात फूमिन को देखकर भाग गया था। अगर वह शहर से भागता नहीं भी तो भी वह छिपा रहता। हमारी सेना को अपना काम करने दीजिए, वे उस आदमी को ढूंढ लेंगे। उन्होंने आगे कहा, तब तक यहीं रुको, अपना समय बर्बाद मत करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रैंकिंग ट्रायल का पहला चरण कल होगा। हमारे पास तुम्हें प्रशिक्षित करने के लिए बहुत कम समय है। मैं तुम्हें यह मौका बर्बाद नहीं करने दूंगा। मेन लिंग ने गहरी सांस ली और उसके माथे पर दुख की लकीरें उभर आई। वह वापस चला गया है। मेन कियान ने यह सब देखकर मुस्कुराया। उसे ये सब मजेदार लग रहा था। कियान, तुम भी प्रशिक्षण शुरू करो, ऐसी चीजों पर अपना समय बर्बाद करना बंद करो। आओ और मेरे साथ प्रशिक्षण लो, मैं तुम्हें यहाँ बुलाने ही वाला था। यह अच्छा है कि तुम खुद ही आ गए। क्राउन प्रिंस ने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा। ये पहला भाई, मैं कोई बहाना नहीं, अपनी तलवार तैयार रखो, हम एक नकली लड़ाई से शुरुआत करेंगे, ये देखने के लिए कि तुम एक दिन में कितनी प्रगति कर सकते हो। क्राउन प्रिंस ने जवाब देने से पहले मेन कियान को अपनी बात पूरी करने भी नहीं दी। ताराकन 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 जमीन पर एक गोलाकार संरचना बनी हुई देखी जा सकती थी। संरचना में आगे पीछे कई जटिल रेखाएं और पैटर्न देखे जा सकते थे। इस पर विभिन्न अजीब आकृतियां भी उकेरी गई थी। यह संरचना महल के सबसे कड़े सुरक्षा वाले कमरों में से एक के अंदर थी। इस कमरे के बाहर दो गार्ड खड़े थे। उनका एकमात्र काम ये सुनिश्चित करना था कि कोई भी बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश न कर सके। धीरे धीरे ये संरचना नीली रोशनी में चमकने लगी। रोशनी लगातार तेज होती गई और जल्द ही पूरा कमरा भर गया। यह इतना चमकीला था कि कमरे के अंदर की किसी भी चीज को नंगी आंखों से देखना असंभव था। कमरे में रोशनी करीब 30 सेकंड तक रही, फिर धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे ही फॉर्मेशन की चमक बंद हुई, रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। हालांकि जो कमरा पहले पूरी तरह से खाली था, अब खाली नहीं लग रहा था। कमरे में 4 लोग थे जो संरचना के शीर्ष पर खड़े थे। वहां 3 युवक और एक बूढ़ा आदमी मौजूद था। हम यहाँ हैं, एक युवक ने कहा। यद्यपि ये लोग मनुष्यों जैसे दिखते थे, फिर भी उनमें और मनुष्यों में कुछ स्वाभाविक अंतर था। तीनों बच्चों में से सिर्फ एक लड़की थी। लड़की के हाथ नहीं बल्कि बाघ जैसे पंजे थे। इसके अलावा वह पूरी तरह इंसान जैसी दिखती थी। बाकी 2 लोग तो और भी अलग लग रहे थे। उनमें से एक की त्वचा हरी थी और आंखें सांप की थी। दूसरे व्यक्ति की गर्दन बहुत लंबी थी, जो सामान्य मनुष्य की गर्दन की लंबाई से 3 गुना अधिक थी। अधेड़ उम्र का आदमी ज्यादा सामान्य लग रहा था। वह एक सामान्य इंसान की तरह लग रहा था, बस एक हल्का सा अंतर था। उसके कान किसी योगिनी की तरह बहुत तीखे थे। उसके लंबे बालों की वजह से वे ढके हुए थे, जिससे वह सामान्य लग रहा था। तो हम यहीं पर युद्ध के लिए जाएंगे, जो भी हो ये केवल औपचारिकता है, हम वैसे भी शीर्ष 10 में आ जाएंगे। लड़की ने कमरे को देखते हुए कहा। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन आपको अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि यह हमारी पशु जाति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कई शक्तिशाली प्रतिद्वंदी होंगे, आप तीनों को शीर्ष 10 में स्थान मिलना चाहिए। मध्यम यु वर्ग के व्यक्ति ने दरवाजे की ओर चलते हुए कहा। यह सही है, दुनिया में जिस देश के सबसे ज्यादा उम्मीदवार शीर्ष 10 में होंगे, उसे दूसरे और अंतिम चरण के ट्रायल की मेजबानी करने का मौका मिलेगा। जब हम शीर्ष 10 में पहुंचेंगे, तभी हमें अपनी दुनिया में परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इससे हमें फायदा होगा। लंबी गर्दन वाले व्यक्ति ने कहा। चिंता मत करो, वे कल्टेटर हमारी बराबरी भी नहीं कर सकते, हम उन पर
पर बहुत बढ़त रखते हैं। कुछ ही जातियां हैं जो हमारा सामना कर सकती हैं, लेकिन हम उनके लिए तैयार हैं। हम उन्हें हमें हराने भी नहीं देंगे। हरे रंग की चमड़ी वाले व्यक्ति ने स्वीकार किया। अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाजा खटखटाया। हम कोई अंदर से दस्तक दे रहा है। बाहर खड़े दरवाजे पर दस्तक सुनकर चौंक गए। वे ही होंगे मेहमान। महाराज ने हमें बताया था कि वे आ रहे हैं। गार्डों को एहसास हुआ कि यह क्या हो सकता है। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने दिया। हमारे मेहमानों को नमस्कार और हमारी भूमि पर आपका स्वागत है। कृपया हमें अपने सम्राट के पास जाने की अनुमति दें। एक गार्ड ने कहा, यह अच्छा रहेगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्तर दिया। गार्ड ने अपने साथी की ओर देखा। तुम इस जगह की रखवाली करो, मैं उन्हें महामहिम के पास ले जाऊंगा। उसने मेहमानों के साथ जाने से पहले दूसरे गार्ड को सूचित किया। इस कमरे की तरह ही वहां 18 और कमरे थे। इन सभी 18 कमरों में एक पोर्टल संरचना थी जो उन्हें दूसरी दुनिया से जोड़ती थी। जैसे जैसे टीमें पहुंचती गई, यह सभी संरचनाएं सक्रिय होती गई। प्रत्येक टीम में 3 लोग थे जो ट्रायल्स में भाग लेने वाले थे तथा चौथा व्यक्ति जो उनका अनुरक्षक था। इस यात्रा में उनकी देखभाल करने तथा अन्य मामलों को संभालने के लिए उनके साथ आया था। यहाँ आने वाली अधिकतर टीमें इंसानों की थी। आज यहाँ आने वाली 12 टीमों में से सिर्फ एक टीम अलग प्रजाति की थी। 9 टीमें अभी आनी बाकी थी। इन सभी टीमों को सम्राट के स्वागत के लिए उनके पास ले जाया गया। सम्राट ने उन सभी का उचित ढंग से स्वागत किया और फिर अपनी ओर से उनके लिए एक अनुरक्षक नियुक्त किया जो उन्हें उनके खूबसूरत शहर का भ्रमण कराने के लिए जिम्मेदार था। आधी टीमों ने महल छोड़ने से मना कर दिया क्योंकि वे इसके बजाय प्रशिक्षण लेना चाहते थे। उन्होंने प्रशिक्षण कक्ष की मांग की जो उन्हें उपलब्ध कराया गया। टीमों के अन्य आधे सदस्यों ने इस बात पर सहमति जताई कि अब वे यहाँ आकर शहर और इसकी संस्कृति को देखकर कुछ मजा करेंगे। बीस्टकिंस उन 5 टीमों में से थी जो शहर में घूमना चाहती थी क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। 10 टीमें टेलीपोर्टेशन संरचना का उपयोग करके एस्टेरिया साम्राज्य में पहुंची थी जो अंतरिक्ष को उनकी दुनिया से जोड़ती थी। ये 10 टीमें पहले ही आ चुकी थी। इन 10 टीमों में से 5 ने शहर में घूमने की अनुमति मांगी थी। यह टीमें बीस्ट वर्ल्ड से बीस्टकिन साम्राज्य, लाइटनिंग वर्ल्ड से शिया साम्राज्य, विंड शॉक वर्ल्ड से गुर्नी साम्राज्य, इटर्नल डार्कनेस वर्ल्ड से इटर्नल साम्राज्य और सेवंथ हेवन वर्ल्ड से एनरिया साम्राज्य की थी। अन्य 5 टीमों ने रॉयल पैलेस में ही रहने तथा आगामी दिनों में एम्पायर में होने वाले ट्रायल्स के लिए प्रशिक्षण लेने का विकल्प चुना। 5 टीमों में से प्रत्येक को एस्टेरिया एम्पायर द्वारा एक गाइड प्रदान किया गया था जो उन्हें सब कुछ दिखाने और उन पर नजर रखने के लिए था। गाइड ये सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार था कि मेहमानों को कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि सम्राट मेन को पता था कि 3 लोगों की टीम के साथ उनकी दुनिया का एक वयस्क भी था जिसका पूरा उद्देश्य उनके बच्चों का मार्गदर्शन करना और ये सुनिश्चित करना था कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। फिर भी वह चुप नहीं बैठ सकता था। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि बच्चों के साथ आए वयस्कों को कोई कार्रवाई करने की जरूरत न पड़े। राजनीति वास्तव में तब जटिल थी जब ये साम्राज्य के बीच नहीं बल्कि दुनिया के बीच थी। चुंबकीय आधार उसकी दुनिया थी, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी थी। अगर यह कोई दूसरी दुनिया होती और उसकी टीम वहां जाती तो वह उस विशिष्ट दुनिया से भी यही उम्मीद करता। वह जानता था कि अगर कोई छोटी सी भी दुर्घटना हुई तो दुनिया के देश उससे स्पष्टीकरण मांगेंगे। अगर किसी दुनिया की कोई टीम ट्रायल में हिस्सा लेने से पहले ही घायल हो गई तो उसे उन्हें खुश करने के लिए बहुत सारे संसाधन देने पड़ सकते हैं। सारा दोष उसी पर आएगा। दुनिया के सबसे कमजोर देश भी दावा कर सकते हैं कि अगर उनकी टीमों को एस्टेरिया साम्राज्य से नुकसान न पहुंचता तो वे जीत जाते और सम्राट मेन से इसकी भरपाई करने के लिए कहते और वह कोई जवाब नहीं दे पाते। वह ये सब जानता था क्योंकि अगर वह उनकी जगह होता तो वह भी यही करता। वह बहुत सावधान था, इसीलिए उसने इन बातों पर अपने साम्राज्य के रईसों और सभी प्रभावशाली लोगों से चर्चा की थी। मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था। अब टीमों को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, सम्राट मिंग ने बुदबुदाते हुए कहा। जब उसने आखिरी टीम को भी जाते हुए देखा 9 टीमें अभी भी आनी बाकी थी। वह बिस्तर पर दीवार से पीठ टिका कर बैठा हुआ सोच रहा था कि क्या बाकी टीमें अभी आएंगी या ट्रायल के दिन ही आएंगी। 19 टीमों में से केवल 5 ही चिंता का विषय है और उनमें से कोई भी टीम नहीं आए हैं। मुझे यकीन है कि वे आखिरी दिन ही आएंगे। कमजोर टीमें पहले खुद ही चीजों को परखने के लिए आए ताकि देख सके कि क्या वे कुछ लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने सोचा और भोर सिकोल ली। अगर ऐसा ही रहा तो आज 4 और टीमें भी आ जाएंगी। तारांकित बदसूरत लग रहा है। वह क्या वह इंसान भी है? हो सकता है कि उसने अपनी त्वचा को रंगा हो। कुछ पागल लोग हैं जो अपने चेहरे को रंगते हैं। हो सकता है कि वह इससे भी आगे चला गया हो। नहीं, उसके पीछे देखो, लड़की के हाथ बाघ के हैं। वह निश्चित रूप से इंसान नहीं है। तुम सही हो। उस आदमी की गर्दन कितनी लंबी है। वह इंसान नहीं हो सकता। आखिर वे क्या है? बीस्टकिंस एस्टेरिया साम्राज्य की सड़कों पर घूम रहे थे और उन नागरिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे जो नहीं जानते थे कि वे कौन है। जानवरों को इस दुनिया से गए हजारों साल हो चुके थे, इसलिए कोई भी उन्हें याद नहीं करता था। लोग उन्हें सिर्फ कहानियों से जानते थे कि कैसे संत हत्यारे ने उन्हें नष्ट कर दिया, उन्हें अपनी दुनिया में भाग जाने पर मजबूर कर दिया। उन्हें एहसास नहीं था कि यह लोग एक ही प्रजाति के थे। देखो, शाही सेना से मास्टर फू उनके साथ चल रहे हैं। क्या वे महामहिम के मेहमान हैं? रुको, इससे मुझे याद आया कि बहुत समय पहले बीस्टकिंस नाम की एक प्रजाति थी। वे हमारे साम्राज्य के मित्र भी थे। क्या ये वही लोग हो सकते हैं? वे वापस आ गए हैं। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? जिराफ जैसी गर्दन वाले आदमी ने उन लोगों
को डांटा जो उन्हें देख रहे थे जैसे कि वे किसी सकस से आए हो। उसे इस भावना से नफरत थी। ये तीनों लोग बीस्टकिन साम्राज्य के सबसे पसंदीदा युवा थे। जब भी वे अपने साम्राज्य में सार्वजनिक रूप से चलते थे तो वे केवल ईर्ष्या और प्रशंसा की निगाहों को आकर्षित करते थे, लेकिन आज उन्हें केवल अलग अलग नजरें मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वे जोकर थे। यद्यपि नागरिक फुसफुसाना पा रहे थे। लंबी गर्दन वाले आदमी की चीख सुनकर नागरिकों ने अपना मुंह बंद कर लिया। हालांकि वे इन अलग दिखने वाले लोगों को देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे देख सकते थे कि शाही सेना उनके साथ चल रही थी। अगर ये लोग वाकई शाही मेहमान थे तो उन्हें शाही परिवार के मेहमानों का मजाक उड़ाने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। उनमें से कोई भी हद पार करके गिरफ्तार नहीं होना चाहता था, खासकर अब जब उन्होंने इन मेहमानों के चेहरों पर गुस्सा देखा। जब नागरिकों ने अपना मुंह बंद कर लिया तो एक लाल बालों वाला आदमी जो दूसरे समूह के साथ चल रहा था हंसने लगा। उसकी हंसी हल्की थी और उसमें इस मामले पर मनोरंजन की गुनगुनाहट थी। हा हा हा, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें देखने में क्या बुराई है? तुम बहुत अलग दिखते हो। हमारी दुनिया में लोग भी ऐसा ही करते। तुम्हें ऐसे दिखने के लिए खुद को दोषी मानना चाहिए। वह आदमी लाइटनिंग वर्ल्ड के शिया साम्राज्य से था। वह भी रैंकिंग ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आया था। बिजली की दुनिया और जानवर की दुनिया एक दूसरे के दोस्त नहीं थे, जो एक खुले तौर पर ज्ञात तथ्य था। दोनों दुनिया के नेता एक दूसरे से घृणा करते थे। ये सब दोनों के बीच के इतिहास के कारण था। बीस्टकिन्स लाइटनिंग वर्ल्ड में रहते थे, लेकिन हितों का टकराव उत्पन्न हो गया जिसके कारण बीस्टकिन्स और बाकी लोगों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। युद्ध हारने के बाद बीस्टकिन्स को बिजली की दुनिया खाली करने या विनाश का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीस्टकिन्स ने इस अपमान को निगल लिया और वहां से चले जाने का फैसला किया। बीस्टकिन्स की विशाल आबादी लाइटनिंग वर्ल्ड को छोड़कर चली गई। लाइटनिंग वर्ल्ड और इस दुनिया के बीच कनेक्टिंग पोर्टल का उपयोग करके वे यहां आ गए। एस्टेरिया साम्राज्य के सम्राट ने उनके लिए परेशानी पैदा नहीं की क्योंकि दोनों प्रजातियों के बीच दोस्ती एस्टेरिया साम्राज्य और बिजली की दुनिया के बीच संसाधनों के आदान प्रदान के आधार पर लंबे समय से स्थापित थी। एस्टेरिया के सम्राट ने बीस्टकिन्स को अपनी दुनिया में आने की अनुमति दी। उसने न केवल उन्हें आने की अनुमति दी बल्कि उन्हें बसने के लिए एक दूर का महाद्वीप भी दिया। उसे उस महाद्वीप के नागरिकों की परवाह नहीं थी। बीस्टकिन्स ने इस नए महाद्वीप में अपना घर बनाया और उस जगह पर शासन करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस महाद्वीप के मनुष्यों को गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जिस पर उन्होंने शासन किया। एस्टेरिया सम्राट को इसकी परवाह नहीं थी और उन्होंने उन्हें अपनी मर्जी से काम करने दिया। उनका शासन लंबे समय तक चला जब तक कि संत राजा का आगमन नहीं हुआ जिसने न केवल उन्हें हराया बल्कि एस्टिया के सम्राट को भी हराया। उन्हें एक बार फिर दुनिया छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तभी उन्हें वह दुनिया मिली जिसे वे जानवरों की दुनिया कहने लगे। इस प्रकार बीस्ट वर्ल्ड की लाइटनिंग वर्ल्ड के साथ मूल दुश्मनी थी जिसके साथ उन्हें जीना पड़ा क्योंकि वे खुले तौर पर युद्ध नहीं कर सकते थे। उसके बाद दोनों के बीच कई छोटी छोटी बहस और लड़ाइयां हुई, लेकिन पहली बार की तरह कभी भी पूरी तरह से युद्ध नहीं हुआ। जैसे जैसे नई पीढ़ी को इतिहास पढ़ाया गया उन्हें ये शत्रुता भी विरासत में मिली। तुम मौत की तलाश करने से पहले रैंकिंग लड़ाइयों का इंतजार नहीं कर सकते हैं? नाबाग के पंजे वाली लड़की ने पूछा जब वह लाल बालों वाले आदमी को देखने के लिए रुकी। लाइटनिंग वर्ल्ड के लाल बालों वाले आदमी की महिला साथी ने अपनी हंसी को दबाने की कोशिश की, लेकिन धमकी सुनते ही वह जोर से हंसने लगी। लड़की के बाल नीले थे और आंखें एकदम साफ थी। उसकी नीली पोशाक उसे लाइटनिंग वर्ल्ड की राजकुमारी की तरह लग रही थी। हा, तुम लोगों में बहुत ज्यादा रवैया है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे 2 बार दूम दबाकर घर से बाहर निकाल दिया गया हो। उसने मजाक किया लहजे में कहा, तू तुझे अपना रवैया दिखाने दे। बाघ के पंजे वाली महिला गुस्से में अड़ते हुए नीले बालों वाली लड़की की ओर दौड़ी। जरूर ऐसा नहीं है कि मैं डरी हुई हूँ। नीले बालों वाली लड़की के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह बाघ के पंजे वाली महिला की तरफ दौड़ी ताकि उसका जवाब दे सके। रुक ना। बाघ के पंजे वाली महिला के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी आया और उसे रोक दिया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति था जो बीस्ट वर्ल्ड से बीस्टकिन यंगस्टर्स के साथ उनके संरक्षक के रूप में आया था। इसी तरह लाइटनिंग वर्ल्ड की संरक्षक टीम नीले बालों वाली लड़की के सामने प्रकट हुई और उसे भी रोक दिया। हम यहाँ मेहमान हैं, यहाँ अशांति मत फैलाओ, ये हमारा काम नहीं है। दोनों पुरुषों ने लड़ाई रोकने के लिए एक ही बात कही, तुम्हें जल्द अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा, अभी परेशानी मत खड़ी करो। उनकी टीम के साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए हमें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इससे हमें रैंकिंग में हिस्सा लेने से रोका जाना चाहिए। समझदारी से काम लो। नुकीले कानों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने बाघ के पंजे वाली महिला से कहा। हाँ गुरुजी। महिला ने अपना सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। बिजली की दुनिया से आए आदमी ने भी उसे सावधानने को कहा। हे क्षमा करें। नीले बालों वाली लड़की ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए अपने अभिभावक से माफी मांगी। अन्य टीमें भी वहां मौजूद थी लेकिन वे केवल इन दोनों टीमों द्वारा मचाए जा रहे हंगामे पर हंस रहे थे। हम बच्चों, वे केवल अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह परिपक्व बच्चे रैंकिंग में हमारे प्रतिद्वंद्वी बनने जा रहे हैं। हम चाहे कितना भी बुरा प्रदर्शन करें, हम निश्चित रूप से रैंकिंग में इन लोगों से कोई भी बुरा प्रदर्शन नहीं करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। ये जोकर कभी हमारे विरोधी नहीं थे। हमारे विरोधी अर्धदानव और 3 महान दुनिया के लोग हैं। ये जोकर केवल तोप का चारा है। बीस्टकिन्स और भी ज्यादा क्रोधित हो गए जब उन्होंने मजाक उड़ाते हुए सुना जो और भी बुरा था। ये लोग उनकी तुलना कचरे से कर रहे थे जिनका यहाँ
रहने का कोई अधिकार नहीं था। अगर बीस्टकिंस को उनके संरक्षक ने नहीं रोका होता तो वे गुस्से में आकर इन लोगों पर जान से मारने के इरादे से हमला कर देते, लेकिन वे अभी सिर्फ गुस्से में उन्हें घूर सकते थे। अभी के लिए उन्हें भूल जाओ। एक पशु योद्धा के लिए केवल ताकत ही महत्वपूर्ण नहीं है, धैर्य और आत्मा संयम भी महत्वपूर्ण है। इसे दिखाने का इससे बेहतर अवसर और क्या हो सकता है। नुकीले कानों वाले अधेड़ व्यक्ति ने युवा पशु वंश से कहा, जो युवाओं का मुंह बंद करने के लिए लड़ने को उत्सुक दिख रहे थे। ताराकन रैंकिंग में भाग लेने के लिए जो टीमें यहाँ आई थी वे पूरे शहर के सामने सड़कों के बीच में खुलेआम बहस कर रही थी। उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि यह लोग उनके लिए चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे जिनकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। साम्राज्य के मार्गदर्शक भी उनके पीछे खड़े थे, लेकिन उन्होंने मेहमानों के तर्क में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्हें केवल तभी हस्तक्षेप करना था जब समस्या उनके नागरिकों द्वारा पैदा की गई हो। टीमों के बीच आगे पीछे का सिलसिला जारी रहा। इस तथ्य से अनजान की दूरी पर कोई है जो उन्हें बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है। एक अधेड़ उम्र का आदमी दूर कोने में खड़ा होकर लोगों को सड़क के बीच बहस करते देख रहा था। तीनों युवा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह वे लोग होंगे जो रैंकिंग में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं। यह वे बस्टकिंस होंगे जिनके बारे में मैंने पढ़ा है। यह उनका अध्ययन करने का एक अच्छा अवसर है ताकि मैं भविष्य में उनका बेहतर रूप से अनुकरण कर सकूं। ये सौभाग्य की बात है कि यह बेवकूफ मुझे मेरी अपनी सामग्री दे रहे हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी सांसों में बुदबुदा आया। उस आदमी के हाथ में एक पुरानी सी अंगूठी थी, जो वही अंगूठी थी जो दक्ष पहनता था। ये सब इसलिए था क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि दक्ष था, जिसने भीड़ में छिपने के लिए अपना रूप बदलकर अधेड़ उम्र का आदमी बना लिया था। वह साम्राज्य के पास ही इंतजार कर रहा था ताकि उसे पता चल सके कि अन्य दुनिया से लोग कब आएंगे। उसका इंतजार व्यर्थ नहीं गया क्योंकि वह लोगों को देख पाया था। उसे उम्मीद थी कि वे अंदर रहने के बजाय रॉयल पैलेस से बाहर निकल जाएंगे। अगर वे आज नहीं जाते तो शायद उसे खुद उनसे मिलने के लिए रॉयल पैलेस के अंदर घुसना पड़ता। विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष जल्द ही सुलझ गया क्योंकि वे सभी आगे बढ़ते रहे। ये कठिन होगा, मुझे विश्वास नहीं है कि वे अपने संरक्षक का साथ छोड़ देंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि पूरा साम्राज्य आज ये जान ले कि वे कौन है। तुम जैसा कर रहे हो वैसा ही करते रहो। उन्हें तुम्हें देखने दो, उन्हें तुम्हें पहचानने दो ताकि मैं तुम्हारा चेहरा इस्तेमाल कर सकूं। दक्ष ने बुदबुदा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। रॉयल पैलेस से निकली पांचों टीमें शहर में घूमी और जहां भी गुजरी लोगों की निगाहें उन पर टिक गई। हालांकि वे लंबे समय तक साथ साथ नहीं चले। थोड़ी दूर चलने के बाद प्रत्येक विश्व की टीम ने अलग अलग दिशा में कदम बढ़ाए। उनके अभिभावकों ने उन्हें सलाह दी कि वे सुनिश्चित करें कि वे एक दूसरे के साथ संघर्ष में ना पड़े। वे दूसरों की संगति में पड़े बिना भी कुछ नया देख सकते थे जिससे उनका मूड खराब ना हो। यह एक अच्छा विचार था जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं थी। यह उन चार टीमों के लिए खास तौर पर अच्छा था जो बीस्टकिंस के साथ नहीं थी क्योंकि वे सामान्य दिख रही थी। बीस्टकिंस बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं दिख रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने नागरिकों का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। जब दूसरी टीमें उनके साथ चलती थी तो वे भी उतना ही ध्यान आकर्षित करते थे। जब तक वे उनके साथ नहीं होते तब तक वे ज्यादा मजेदार समय बिता सकते थे। चूंकि वे शाही गार्डों के साथ चल रहे थे इसलिए वे निश्चित रूप से कुछ लोगों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, लेकिन यह उतना बुरा नहीं होगा जितना अब है। पांचों टीमें अलग अलग दिशाओं में चली गई जिससे बीस्टकिंस अकेली रह गई। हम इन कमीनों ने आखिरकार हमारा पीछा करना बंद कर दिया, लंबी गर्दन वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरों को जाते हुए देखकर वह बहुत संतुष्ट था। अच्छा हुआ, बाघ के पंजे वाली महिला ने आंखें घुमाते हुए कहा। अलग अलग होने से पांचों टीमों की समस्याएं कम हो गई, लेकिन उन्होंने दक्ष के लिए समस्या बढ़ा दी क्योंकि जब वे एक साथ थे तो उन्हें देखना आसान था। अब उसे यह तय करना था कि किस टीम का अनुसरण करना है। मैं उनके साथ जाऊंगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। जब उसकी नजर लाइटनिंग वर्ल्ड की टीम पर पड़ी उसे लगा कि अब उसे उनसे बेहतर तरीके से परिचित होने का मौका मिला है और वे एक आसान लक्ष्य है। दक्ष एक खाली गली में चला गया। गली में प्रवेश करने के बाद वह एक छत के शीर्ष पर टेलीप हो गया जिसे उसने अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से खाली पाया। खाली छत पर उसने बूढ़े आदमी की पोशाक से एक नौजवान के कपड़े पहन लिए। उसने शरारत का मुखौटा लगाकर अपना चेहरा एक खूबसूरत नौजवान के चेहरे पर बदल लिया। उसने अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके अपने लिए सबसे बेहतरीन चेहरा बनाया था, एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में उसे लगता था कि वह इतना सुंदर है कि कोई भी लड़की पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाएगी। उन्होंने अपने चेहरे के निचले आधे हिस्से को ढकने के लिए एक पतले मास्क का भी इस्तेमाल किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह तैयार है उसने एक बार फिर टेलीप का इस्तेमाल किया। उसने अपने दिमाग में पूरे शहर का नक्शा बना लिया था जिससे उसे यह पता लगाना आसान हो गया कि कौन सी जगह टेलीप के लिए सुरक्षित है और कौन सी नहीं। वह एक अलग गली में टेलीप हो गया जो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन यह वही स्थान था जहां उसने लाइटनिंग वल्फ से टीम को आते देखा था। वह गली से बाहर निकला और सड़क के पास स्थित एक दुकान के अंदर चला गया। यह एक दुकान थी जहां पहले से ही कई तावीज बिक रहे थे। कुछ तावीज शोकेस में रखे हुए थे जबकि ज्यादा कीमती तावीज नीचे रखे हुए थे। शी टेलिस्मैन हाउ में आपका स्वागत है, आप किस टेलिस्मैन की तलाश में है? लिस्म की दुकान का एक कर्मचारी दक्ष के पास आया और उससे पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास रक्षात्मक तावीज, आक्रामक तावीज और भी बहुत कुछ है। अगर आप मुझ
मुझे बताएं कि आप क्या खोज रहे हैं, तो मैं उसे और भी तेजी से खोजने में आपकी मदद कर सकता हूं। उसे यह अजीब नहीं लगा कि दक्ष ने अपने चेहरे के निचले आधे हिस्से को मास्क से ढक रखा था, क्योंकि आजकल कई लोग इसे फैशन के तौर पर पहनते हैं। दक्ष ने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग सड़कों पर नजर रखने के लिए किया, क्योंकि इस दुकान के अंदर प्रवेश करने का उसका मुख्य उद्देश्य शिपिंग नहीं था। हालांकि उसका उद्देश्य उसे रोकना नहीं था, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं होने दे सकता था, नहीं तो उस पर संदेह पैदा हो जाता। अपनी दिव्य इंद्रिय को फैलाने के बाद उसने अपना ध्यान वापस स्टो के सहायक पर केंद्रित कर दिया। ये सभी ताबीज काम करते हैं ना? उसने आदमी से पूछा। बेशक, भले ही उन्हें प्रदर्शनी में रखा गया हो, ये सभी हमारे अनुभवी ताबीज निर्माताओं द्वारा बनाए गए हैं। वे कला का एक नमूना और गुणवत्ता वाले ताबीज है। सहायक ने सिर हिलाते हुए दक्ष को उत्तर दिया। अच्छा, मैं अपने दोस्त को देने के लिए कुछ ताबीज ढूंढ रहा हूँ। मुझे सुरक्षा ताबीज चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में वे सबसे अच्छे हैं। दक्ष ने जवाब दिया। सुरक्षा ताबीज हमारे पास निश्चित रूप से इनकी अच्छी रेंज है, कृपया मेरे साथ आइए, सहायक ने कहा, और उसके चेहरे पर सेल्समैन जैसी चापलूसी भरी मुस्कान उभर आई। क्या इन टुकड़ों में कोई रक्षात्मक ताबीज नहीं है? दक्ष ने प्रवेश द्वार के पास अलमारियों पर रखे ताबीज की ओर हाथ हिलाते हुए पूछा। ये ठीक है, उनमें कुछ रक्षात्मक ताबीज है, लेकिन आप अंदर बदतर ताबीज पा सकते हैं, आदमी ने उत्तर दिया। दक्ष ने आंखें मूंद ली और उस आदमी को घूरने लगा जैसे उसे कुछ संदिग्ध मिल गया हो। उसने पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह सभी ताबीज है जो तुम्हारे अनुभवी ताबीज निर्माताओं द्वारा बनाए गए हैं, और यह कला और गुणवत्ता का एक नमूना है? तुम उन्हें इतनी आसानी से कैसे अनदेखा कर सकते हो? क्या तुम सच में मुझसे झूठ बोल रहे थे? ये बेशक ये भी 6 ताबीज हैं, मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि आप इनके अंदर और भी कई तरह के तावीज पा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनमें रुचि रखते हैं तो मैं आपको इनके बारे में जरूर बता सकता हूं। आप इनमें से कोई भी तावीज खरीद सकते हैं और यह भी उतने ही कारगर साबित होंगे, आदमी ने जवाब दिया और खोया हुआ स्वयं वापस पा लिया। यह अच्छा लगता है। अगर मुझे यहाँ बेहतर तावीज मिल जाए तो तुम्हें मुझे और चीजें दिखाने के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा, चलो इसी से शुरू करते हैं। मैंने सुना है कि हरे रंग के तावीज रक्षात्मक होते हैं, तो यह एक सुरक्षा तावीज होना चाहिए। ये क्या कर सकता है और यह मुझे कितनी सुरक्षा प्रदान कर सकता है? उसने उस आदमी से पूछा। उन्होंने लाइटनिंग वर्ल्ड टीम के आने का इंतजार करते हुए हेल्प को व्यस्त रखने की कोशिश की। वाकई बहुत बढ़िया चुनाव है सर, आपकी पेनी नजर की तारीफ करनी होगी। यह सबसे अच्छे सुरक्षा तावीज में से एक है। इसे डेविल फ्लेम्स तावीज कहते हैं। इसे फाड़कर आसानी से सक्रिय किया जा सकता है, आदमी ने जवाब दिया। एक बार जब यह फट जाता है तो ये सक्रिय हो जाता है और इसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के चारों ओर ज्वाला की एक दीवार बना देता है। ज्वाला उपयोगकर्ता को किसी भी हमले से बचाने में सक्षम है। यह उन्हें मध्य स्वर्ग क्षेत्र के साधकों के सबसे शक्तिशाली हमले से भी बचा सकता है। यह एक बहुत अच्छा रक्षात्मक विकल्प है, आदमी ने आगे कहा। दक्ष ने उस ताबीज को गंभीरता से देखा जिस पर सुंदर रेखाएं थी। रेखाएं निश्चित रूप से रहस्यमय लग रही थी, जैसे कि उन्हें वास्तव में किसी जानकार व्यक्ति ने बनाया हो जिसने इसे प्रभावशाली और साथ ही कला के एक काम की तरह सुंदर बनाया हो। मध्य चरण स्वर्गीय क्षेत्र कल्टीवेटर, यह मेरे लिए बेकार है। भले ही मैं इसे खरीदने के बारे में गंभीर था, मैं पहले से ही उनके जैसे लोगों के खिलाफ खुद की रक्षा कर सकता हूँ। वे अब कोई खतरा भी नहीं है। यह एक अलग बात होगी अगर यह सेंट्रियम कल्टिवेटर के हमलों से रक्षा कर सके। ये बेकार है क्योंकि इसकी रक्षा क्षमता बहुत कम है, उसने सोचा और अपना सिर हिलाया। उस आदमी ने दक्ष की उदासीन नजर को देखा और उसे अपना सिर हिलाते हुए देखा। उसे यकीन था कि दक्ष को इस खास ताबीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमारे पास कुछ और भी दिलचस्प सुरक्षा ताबीज है, अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो इस पर ध्यान दीजिए। यह शायद पिछले वाले जितने खूबसूरत न दिखे, रेखाएं भी भद्दी भद्दी सी खींची हुई लगती हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे सबसे बेहतरीन टुकड़ों में से एक है। इसे एक बहुत ही अपरंपरागत ताबीज निर्माता ने बनाया था जो एक समय में अपनी शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध था। लोगों ने कहा कि उसे उचित रेखाएं बनाना नहीं आता था, लेकिन इन सब के बावजूद उसके ताबीज में निश्चित रूप से सबसे अच्छे रक्षात्मक गुण थे। कई लोगों ने उसकी शैली की नकल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। इसमें निश्चित रूप से कुछ अनोखा था। हमारी दुकान ने इसे विक्रेता से खरीदने के लिए बहुत अच्छी कीमत चुकाई, उस व्यक्ति ने दक्ष को समझाया। इस तरह की प्रश्न और व्याख्या ने निश्चित रूप से दक्ष का ध्यान इस ताबीज की ओर आकर्षित किया। इसका इतिहास बहुत ही दिलचस्प था। ये ताबीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरल नहीं है जब इसे ऐसे आदमी ने बनाया हो। उन्होंने पूछा, इसके क्या प्रभाव है? तुम्हें याद है कि पिछला ताबीज मध्य स्वर्ग क्षेत्र के साधक के एक हमले को रोकने में सक्षम था। यह ताबीज पूरी तरह से इसके विपरीत है, ये किसी भी हमले को नहीं रोक सकता, आदमी ने उत्तर दिया। हम इस जवाब से दक्ष पूरी तरह से हैरान रह गया, मानो वह आदमी उसे बेवकूफ बना रहा हो। अगर यह किसी हमले को रोक नहीं सकता तो ये बेहतर ताबीज कैसे हो सकता है? क्या ये कोई सुरक्षा ताबीज है या फिर सिर्फ बेकार
कागज का टुकड़ा है जिस पर बदसूरत लकीरें हैं। उसने सोचा तो फिर यह बेहतर कैसे है? दक्ष ने पूछा। ये प्रतिक्रिया पूरी तरह से समझ में आने वाली है। कई लोग इस ताबीज की विशेष सुनकर इसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं। उस व्यक्ति ने हंसते हुए दक्ष की प्रतिक्रिया को स्वीकार किया। मुझे यकीन है कि वे ऐसा करते हैं। अब क्या आप जवाब दे सकते हैं इसमें क्या बेहतर है? दक्ष ने फिर पूछा। निश्चित रूप से ये ताबीज विशेष है, क्योंकि भले ही यह हमलों से सुरक्षा नहीं करता है, लेकिन यह एक अलग तरीके से सुरक्षा करता है। एक महान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि एक अच्छा हमला सबसे अच्छा बचाव है। ये ताबीज उसी सिद्धांत का उपयोग करता है। यह उपयोगकर्ता के चारों और हजारों धनुष बनाता है जो उस व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं जो आप पर हमला करता है। आदमी ने उत्तर दिया। तो फिर यह सुरक्षा ताबीज कैसे है और आक्रमणकारी ताबीज नहीं? ये सुरक्षा नहीं करता बल्कि केवल आक्रमण करता है। दक्ष ने उलझन में पकड़ पूछा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सिर्फ इतना ही नहीं करता, तीर से दुश्मन पर हमला करने के बाद ये टेलीप ताबीज के रूप में भी काम करता है और आपको उस स्थान से 500 मीटर दूर टेलीप करता है। इसलिए ये टेलीपोर्टेशन के जरिए आपकी ओर आने वाले हमले से आपको बचा सकता है और साथ ही दुश्मन पर हमला भी कर सकता है। उस आदमी ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। दिलचस्प है, ये ताबीज निश्चित रूप से उपयोगी है। उस आदमी ने दो चीजों के संयोजन का एक साथ उपयोग किया। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। यह उसी सिद्धांत का अनुसरण करता है जैसा कि मैंने तलवार कौशल बनाया था, जबकि मैंने एक हमले में एक साथ दो कानूनों का इस्तेमाल किया। इस आदमी ने एक ही बार में दो ताबीज प्रभावों का इस्तेमाल किया। उसने सोचा। उसने मूल रूप से टेलीप ताबीज को बिना किसी समझौते के हमलावर ताबीज के साथ मिलाया, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा। मालिक की नजर वाकई बहुत तेज है, आदमी ने चापलूसी भरे लहज में कहा। इसकी कीमत कितनी है? दक्ष ने पूछा। उसे इस वस्तु को खरीदने में वास्तविक रुचि थी। इसकी कीमत केवल 3000 एस्टेरिया गोल्ड है, आदमी ने जवाब दिया। हम बुरा नहीं है, यही रहो, मैं पैसे लेकर अभी आता हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह वास्तव में आने वाला नहीं था। वह अब और देरी नहीं कर रहा था क्योंकि यह जाने का सही समय था। उसने उस व्यक्ति को देख लिया था जिसे वह चाहता था। अब जाने का सही समय था। जरूर, मैं ये ताबीज आपके लौटने के लिए तैयार रखूंगा। स्टोर हेल्पर ने खुशी से अपना सिर हिलाया। वह खुश था कि उसने एक महंगी वस्तु बेची थी। भले ही यह नीचे की वस्तुओं जितनी महंगी नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से सस्ती भी नहीं थी। उसे यकीन था कि उसे पैसे का अच्छा हिस्सा मिलने वाला है। दक्ष ने दुकान का दरवाजा धक्का दिया और दुकान से बाहर निकल गया। ठीक उसी समय लोगों का एक समूह दुकान के सामने से चला आ रहा था। सहयोग से वह सामने खड़े व्यक्ति से टकराया। उसके चेहरे पर से मुखौटा नीचे गिर गया और उसका सुंदर चेहरा सामने आ गया जिसे उसने शरारत के मुखौटे से बनाया था। क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? उसने एक नीले बालों वाली महिला को मारा था जिसने उसे घूरते हुए उसे अंधा होने के लिए डांटा था। मुझे खेद है, मैं देख नहीं रहा था। दक्ष ने बिना देरी किए लड़की की ओर मुड़ते हुए माफी मांगी। वह अपनी गलती स्वीकार करते हुए ऐसा दिखा रहा था जैसे ये पूरी तरह से दुर्घटना थी। उसका अभिनय इतना अच्छा था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि यह सब उसने पहले से ही प्लान किया हुआ था। नीले बालों वाली महिला ने दक्ष का चेहरा देखा जब वह उसकी ओर मुड़ा। हालांकि वह स्वर्ग जैसा दिखने वाला चेहरा देखकर दंग रह गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो वह उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। वह दक्ष के प्यार में पड़ गई थी। यह कहना ज्यादा सही होगा कि वह उस खूबसूरत चेहरे पर गिर गई थी जिसे दक्ष ने शरारत के मुखौटे का इस्तेमाल करके बनाया था। उसने लड़की को अपने प्यार में डालने के इरादे से इसे इतना खूबसूरत बनाया था। उसने अपने चेहरे को आधे चेहरे वाले मुखौटे से भी ढक रखा था ताकि वह किसी अनजान लड़की का ध्यान अपनी ओर न खींचे। वह जिस एकमात्र लड़की को आकर्षित करना चाहता था वह थी उसके सामने खड़ी महिला। नीले बालों वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि वह लड़की थी जो बीस्टकिन साम्राज्य की बाघ पंजे वाली महिला से लड़ने वाली थी। वह लाइटनिंग वर्ल्ड टीम का हिस्सा होने वाली रैंकिन की दावेदार थी। दक्ष ने मासूमियत से जमीन पर देखा और मास्क ढूंढने लगा। उसने आधा मास्क उठाया और फिर से अपना चेहरा ढक लिया। मुझे सचमुच खेद है। जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर माफी मांगी। रुको, नीले बालों वाली महिला ने अचानक पुकारा। दक्ष पीछे मुड़ा। उसके बाल बहती हवा के साथ लहरा रहे थे जिससे वह और भी सुंदर लग रहा था। हाँ, उसने पूछा, यह आपकी गलती नहीं थी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हरे बालों वाली महिला ने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ओह धन्यवाद, दक्ष ने जाने से पहले सहजता से उत्तर दिया। वह आदमी कौन है? लड़की ने अपने साथ आए रॉयल गार्ड से पूछा। मुझे यकीन नहीं है, इस शहर में बहुत से लोग हैं, वह शायद उनमें से एक होगा जिसे मैं नहीं जानता, रॉयल गार्ड ने जवाब दिया। आप इतने खूबसूरत व्यक्ति के बारे में कैसे नहीं जानते? उसे अपने रूप के कारण पहले ही प्रसिद्ध हो जाना चाहिए था और फिर भी आप कहते हैं कि आप नहीं जानते। क्या आप वाकई हमार गाइड बनने के योग्य है? लड़की ने आंखें घुमाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह जवाब से नाराज थी। वह हमेशा जवाब पाने की आदत रखती थी क्योंकि वह भी एक राजकुमारी थी। उसके साथ हमेशा ऐसे योग्य लोग रहते थे जो सब कुछ जानते थे, इसलिए उसे यह बात दिलचस्प लगी कि जब वे यहाँ आए तो ऐसे अयोग्य लोगों को उनके लिए गार्ड के रूप में उपलब्ध कराया गया। मैं रॉयल गार्ड ने सख्ती से जवाब देना चाहा।
उसने कहा कि वह एक रॉयल गार्ड है और इस शहर का रजिस्ट्रार नहीं है जो हर एक व्यक्ति के बारे में जानता हो, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। यह उसके मेहमान थे, उसे उनके लिए परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। उसने सोचा, उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह बाहर जाते समय ये मुखौटा पहनता है। लोग उसके या उसके रूप के बारे में नहीं जान पाएंगे क्योंकि वह खुद को छिपा कर रखता है। शायद यही कारण है कि वह प्रसिद्ध नहीं है। नीले बालों वाली महिला इस सिद्धांत को समझ गई और इससे सहमत हो गई। यह सच है, अगर उसने गलती से मुझे मारा ना होता और इस प्रक्रिया में उसका मुखौटा न उतरता तो मुझे भी उसके बारे में पता नहीं चलता। बिल्कुल, रॉयल गार्ड ने अपना सिर हिलाया। ये जानकर खुश हुआ कि वह समझ गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह आपका नागरिक है, उसके बारे में जानना आपकी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि वह हमारा दूसरा गाइड बने, मुझे लगता है कि उसकी संगति ज्यादा मजेदार होगी। लड़की ने आंखें घुमाते हुए कहा। रॉयल गार्ड को लगा कि वह खुद पर हाथ मार रहा है। वह इतना बदकिस्मत कैसे था कि उसे ऐसे बच्चों के साथ रहना पड़ा जो इतने जिद्दी थे। बच्चों के साथ आया, अभिभावक भी कुछ नहीं बोल रहा था, इसके बजाय वह दुकानों की ओर ऐसे देख रहा था जैसे इन बच्चों की यह शरारतें उसकी समस्या नहीं थी। तुम्हें उसके कहे अनुसार चलना चाहिए। बिन लुई बहुत जिद्दी लड़की है, जब तक तुम सहमत नहीं होगे वह तुम्हारे सिर से नहीं हटेगी। टीम के लाल बालों वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा मिस ने जब वह यहाँ था तो उससे खुद क्यों नहीं पूछा? आदमी ने लड़की को देखते हुए पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उसके साथ रहने के लिए बेताब नहीं दिख सकती। जब मैं उससे पूछती हूँ तो ये पूरी तरह से अलग होता है, जबकि जब तुम उससे पूछती हो। लड़की ने जवाब दिया। ओह ठीक है, इससे मुझे याद आया, तुम्हें उसे यह नहीं बताना चाहिए कि मैंने तुम्हें उससे संपर्क करने के लिए कहा है। उसे हमारा मार्गदर्शक बनाने के लिए खुद ही कोई बहाना सोचो। ठीक है, मैं खुद उसके पास जाऊंगा। यही रुको, आदमी ने जवाब दिया और फिर गार्डों को पीछे छोड़ते हुए दक्ष के पीछे भागने लगा। रॉयल गार्ड दूर से ही दक्ष की पीठ देख सकता था। अरे रुको, उसने आवाज लगाई। हालांकि दक्ष रुका नहीं, जैसे कि वह सुन नहीं पा रहा हो। उस आदमी ने दक्ष को बाएं ओर मुड़कर एक गली में जाते देखा। वह भी उस जगह पर पहुंच गया और खाली गली में चला गया जहां उसने फिर से दक्ष को बाएं ओर मुड़कर एक और भी पुरानी गली में जाते देखा। हालांकि उस आदमी को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचने में समय नहीं लगाया। वह दक्ष को खोना नहीं चाहता था। अब तक उसने जो समझा था उसके अनुसार नीले बालों वाली लड़की बहुत जिद्दी थी। अगर वह दक्ष को खो देता और उसे वापस उसके पास लाने में विफल रहता तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। वह भी बाएं ओर मुड़ा और खाली गली में घुस गया। गली का दूसरा छोर अवरुद्ध था, वहां एक दीवार थी। वह देख सकता था कि दक्ष दीवार को ऐसे देख रहा था जैसे वह अचंभित हो। उसे केवल दक्ष की पीठ दिखाई दे रही थी। माफ कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है, उस आदमी ने दक्ष के करीब आते हुए कहा। उसने देखा कि दक्ष ने उसके चिल्लाने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। वह आधी दूरी तय कर चुका था और उनके बीच सिर्फ कुछ मीटर का अंतर रह गया था। वह करीब नहीं आया क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। दक्ष जवाब क्यों नहीं दे रहा था? वह अभी भी वहीं क्यों खड़ा था? कुछ तो जरूर ठीक नहीं था। शाही रक्षक के रूप में मैं तुम्हें वापस लौटने का आदेश देता हूँ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, रक्षक ने पुकारा। वह जवाब का इंतजार करता रहा लेकिन उसे फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपना हाथ तलवार की मूठ पर रखा, लेकिन जैसे ही वह तलवार निकालने वाला था उसे जवाब सुनाई दिया। दक्ष ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसने जवाब दिया, आप पहले से ही मेरे चित्रों के साथ इधर उधर भाग रहे हैं, आपको अभी भी मेरा चेहरा देखने की क्या जरूरत है? क्या आप सभी को अब तक ये याद नहीं हो जाना चाहिए था? उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी जो दुर्भाग्यवश उस आदमी को दिखाई नहीं दी। हालांकि वह आदमी अभी भी दक्ष का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन दक्ष का जवाब उसे यह अंदाजा देने के लिए काफी था कि क्या हो रहा था। कथित तौर पर उनके पास कौन से चित्र थे? क्या उनके पास सेंट किल के उत्तराधिकारी का चित्र नहीं था जो जाहिर तौर पर छद्म में माहिर था? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह उस आदमी के चेहरे पर पसीने की बूंदे दिखाई दी जब वह अपनी तलवार निकालने से पहले एक कदम पीछे हटा? आखिरकार तुमने छिपना बंद करने का फैसला कर लिया। अच्छा, अब एक अच्छा लड़का बनो और मरो। आदमी ने तलवार की मुद्रा में आकर अपनी तलवार घुमाई और चिल्लाया। जब आदमी ने तलवार घुमाई तो वह थोड़ी देर के लिए चमकी, फिर उसने एक शक्तिशाली प्रकाश चाप छोड़ा जो तलवार से निकलकर दक्ष की ओर बढ़ गया। प्रकाश की किरण ने दक्ष को मारा जिससे उसका शरीर दो टुकड़ों में कट गया। आखिरकार दक्ष के मुंह से चीख निकली क्योंकि उसका शरीर दो टुकड़ों में कट गया था। उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा बगल की ओर खिसक गया और जमीन पर गिर गया। हर जगह खून फैल गया जिससे धूसर जमीन लाल हो गई। हाँ, मैं बिना किसी कारण के डर गया था, तुम एक कीड़े के अलावा कुछ नहीं थे। वह आदमी जोर से हंसा जब उसने दक्ष को इतनी आसानी से मरते देखा। वह दक्ष के शरीर की ओर बढ़ा जो जमीन पर दो टुकड़ों में पड़ा था। उसके चेहरे का निचला आधा हिस्सा अभी भी नकाब से ढका हुआ था। रॉयल गार्ड दक्ष के ऊपरी आधे हिस्से तक पहुंच गया। उसने दक्ष का मुखौटा उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके होठों से अनायास ही एक घुरघुराहट निकली और उसका शरीर पीछे की ओर झुक गया। उसके हाथ में जो
जो तलवार थी वो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से खून निकला, लेकिन वह खून उसकी छाती से निकल रहे खून के सामने कुछ भी नहीं था। उसने नीचे देखा और देखा कि उसकी छाती से तलवार निकल रही थी। उसने ये भी देखा कि उसके सामने जो शरीर था वह धुंधला होने लगा था। या तो ऐसा था या फिर खून की कमी के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। तलवार को उसकी पीठ से बाहर निकाले जाने पर उस आदमी ने फिर से चीख मारी। वह अनजाने में 2 कदम आगे बढ़ा और फिर घुटनों के बल गिर गया। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा ताकि वह गिर ना जाए। अपना सिर पीछे की ओर घुमाकर उसने उस व्यक्ति को देखने की कोशिश की जिसने उस पर पीछे से हमला किया था, लेकिन वह देख नहीं पाया। उसकी दृष्टि बहुत धुंधली थी जिससे ये देखना असंभव हो गया कि वह व्यक्ति कौन था। क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी अजनबी का मुखौटा उतारना शिष्टाचार के विरुद्ध है, खासकर तब जब तुमने उसका चेहरा पहले ही देख लिया हो। एक ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी जिससे उसका पहले से ही पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया। आवाज, क्या ये वही आवाज नहीं थी जो उसने पहले सुनी थी? यह उस आदमी की आवाज थी जिसे उसने अभी अभी मारा था। अगर वह व्यक्ति जीवित था तो वह कौन था जिसे 2 टुकड़ों में काटा गया था? आप ये सवाल नरक के शैतान से पूछ सकते हैं। दक्ष ने उस आदमी के विचार पढ़ते हुए जवाब दिया। उसने एक ही हाथ से तलवार घुमाई और एक ही वार में उस आदमी का सिर काट दिया। दक्ष ने रॉयल गार्ड के शरीर को देखा जो अभी अभी जमीन पर गिरा था। जमीन पर केवल एक ही शव पड़ा था क्योंकि नकाबपोश व्यक्ति का शव पहले ही गायब हो चुका था। दक्ष जमीन पर पड़े आदमी के पास गया और उसके शरीर को अपने भंडारण रिंग में रख लिया। फिर उसने टिप्पणी की, ग्रम हमेशा उन्हें पकड़ लेता है। उसने अंगूठी के अंदर झांकने से पहले उस आदमी की स्टोरेज रिंग अपनी उंगलियों में पहनी थी। लगभग सभी कल्टेटर अपनी अंगूठियों में अपने कपड़े रखते थे। वह ऐसे कपड़ों की जोड़ी की तलाश कर रहा था जो रॉयल गार्ड द्वारा पहने गए कपड़ों के समान हो। उसने जल्दी ही कपड़े ढूंढ लिए और उन्हें रिंग से बाहर ले आया। उसने अपने कपड़े बदलने शुरू कर दिए और रॉयल के कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद उसने एक बार फिर अपने चेहरे पर शरारत का मुखौटा लगाया जिससे उसका रूप बदल गया। अब वह बिल्कुल रॉयल गार्ड जैसा लग रहा था। उसका शरीर का आकार भी अब उस आदमी के समान ही था जिससे उन दोनों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं रह गया था जो कि उन दोनों के बीच पाया जा सकता था। जमीन पर अभी भी कुछ खून के धब्बे बचे हुए थे, लेकिन वह जाते समय उनकी परवाह नहीं कर रहा था। जैसे ही दक्ष गली से बाहर निकला उसने देखा कि जुन भी उसके बगल में तैर रही थी। वह बस उसे देख रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। अपनी बात अपने मन में मत रखो, जो पूछना है पूछो, दक्ष ने उससे कहा। वह पहले से ही जानता था कि वह क्या पूछना चाहती थी क्योंकि वह उसके मन की बात पढ़ सकता था, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता था कि वह उसके मन की बात पढ़ सकता है, इसलिए उसने सीधे ही पूछ लिया। जून ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, जैसे कि वह पूछने वाली ही नहीं थी। ठीक है, मत पूछो, ये तो और भी बेहतर है, दक्ष ने हंसते हुए कहा। जून ने उसकी बातें सुनकर आंखें घुमाई। वह जानती थी कि वह उसे परेशान करने के लिए ऐसा कह रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम उसका रूप क्यों अपना रही हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा उद्देश्य किसी की जगह किसी और को लाना नहीं है? वास्तव में ये योजना नहीं थी, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। मैं कुछ और करना चाहता था। हालांकि लड़की ने मुझे जाने से नहीं रोका, के बजाय उसने इस लड़के से मुझे कॉल करवाने का विकल्प चुना। उस आदमी को मेरा पीछा करते देखकर मैंने अपनी योजना बदल दी क्योंकि यह एक तरह से अच्छा अवसर था, दक्ष ने जून को उत्तर दिया। उसने कसन को घूरते हुए उसकी नाक को मजाकिया अंदाज में छूते हुए कहा, ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई उच्च पदस्थ अधिकारी जिसे मेहमानों के साथ रहने की अनुमति हो अकेले गली में आपका पीछा करे। तो तुम इस आदमी का रूप धारण कर करने जा रहे हो? तुम वास्तव में बिना किसी जानकारी के बाघ की मांग में जा रहे हो? जून ने उसे सावधान किया। एक जंगली जानवर शेर की मांग में जाते समय सतर्क रहेगा क्योंकि जब वह बाघों से घिर जाएगा तो उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। दक्ष ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, मेरे पास अपने तरीके हैं, इसलिए मैं कुछ जोखिम उठा सकता हूँ। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पकड़ा ही जाऊंगा, इसलिए ऐसा मत सोचो। मुझे कुछ बातें पता है कि मुझे कैसे काम करना चाहिए। इतने लंबे समय तक उन लोगों पर नजर रखना बेकार नहीं है। अगर मुझे लगता है कि चीजें गलत दिशा में जा रही हैं तो मैं सबसे पहले बाहर निकलूंगा, उन्होंने आगे कहा। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा, जून ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर गायब हो गई। दक्ष मुख्य सड़क पर चला गया और लोगों से मिलते हुए नीले बालों वाली लड़की के पास वापस चला गया। जब वह उसके सामने आया तो उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और आह भरता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को कोस रहा हो। तुम अकेली क्यों वापस आए हो? वह कहाँ है? उसने दक्ष से पूछा। उसे घूरते हुए उसे नहीं पता था कि वह वही लड़का था जिसके बारे में वह पूछ रही थी। मैंने उसे खो दिया, वह अचानक गायब हो गया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। मैंने कोशिश की लेकिन अब उसे ढूंढना असंभव है, दक्ष ने जवाब दिया और उसके होठों से एक और आह निकली। तुम एक बेकार इंसान हो, तुम एक भी इंसान को ठीक से पकड़ नहीं सकते जैसा कि उम्मीद थी। यहाँ के लोग वाकई अक्षम हैं या फिर हम बदकिस्मत हैं जो तुम्हारे साथ फंस गए हैं, लड़की ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। चलो, मुझे लगता है कि उसने अपनी योग्यता
माता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। चलो एक बार तुम्हारे क्रश के बारे में भूल जाते हैं और अपने रास्ते पर चलते हैं। हमारे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए पूरा दिन नहीं है और कौन जानता है शायद हम उसे बाद में पा भी ले। अगर हम यहाँ रहे तो हम उसे निश्चित रूप से नहीं पाएंगे। लाल बालों वाले आदमी ने लड़की को थपथपाते हुए कहा, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम सही हो और मैं उसे ढूंढ लूं। मेरे जीवन में ये पहली बार है जब मैंने किसी लड़के के बारे में ऐसा महसूस किया है। नीले बालों वाली लड़की ने जवाब दिया। नीले बालों वाली लड़की बिन लुई बिजली की दुनिया की राजकुमारी थी। टीम के अन्य दो लोग भी हाई प्रोफाइल लोग थे। लाल बालों वाला लड़का मूली के नाम से जाना जाता था। वह म्यू कबीले का बेटा था जो उसके साम्राज्य के सबसे मजबूत कबीलों में से एक था। वह ड्रीमिंग लाइट संप्रदाय का प्रमुख शिष्य भी था जो बिंग लुई के चाचा द्वारा प्रबंधित सबसे अच्छा संप्रदाय था। वह साम्राज्य में सबसे ज्यादा नियर कुंवारे के रूप में जाना जाता था। लगभग सभी लड़कियां उसके लिए पागल थी, लेकिन केवल बिंग लुई और इस टीम के तीसरे सदस्य को पता था कि उसे वास्तव में किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वह पुरुषों में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। टीम में तीसरा व्यक्ति एक काले बालों वाला आदमी था जिसे जिन लिन के नाम से जाना जाता था। जिन लिन टीम में एकमात्र व्यक्ति था जो अमीर परिवार से नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कम आय वाले परिवार से शुरुआत की थी। उसे जो भी सफलता मिली वह उसकी साधना के पीछे की गई कड़ी मेहनत की वजह से थी। उसके प्रयासों और उसकी उपलब्धियों ने उसे प्रसिद्ध बना दिया। कई प्रमुख परिवारों ने उस पर ध्यान केंद्रित करना और उसे प्रायोजित करना शुरू कर दिया। जिन लाई कोई और नहीं बल्कि उसके बगल में चलने वाले लाल बालों वाले आदमी का प्रेमी था। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक एक दूसरे को छुआ तक नहीं था। दोनों कुछ हासिल करना चाहते थे और पूरी दुनिया को बताने से पहले साम्राज्य में और भी महत्वपूर्ण बनना चाहते थे। उनकी योजना इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने और शीर्ष 10 में आने की थी। उसके बाद परीक्षण का दूसरा चरण उनके लाइटनिंग वर्ल्ड में होने वाला था। वे शीर्ष 2 रैंक जीत सकते थे और सबके सामने एक दूसरे को कबूल कर सकते थे। कम से कम यही उनकी योजना थी। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता था तो वे तब तक इंतजार करने वाले थे जब तक कि वे अपनी दुनिया के सबसे मजबूत साधकों में से एक नहीं बन जाते। चिंता मत करो लुई, तुम उसे फिर से पाल लोगी, मुझे यकीन है। मूली ने बिंग लुई के कंधे पर थपथपाते हुए उसे सांत्वना दी। चूंकि उसे लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह चाहता था कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह प्यार उनकी लाइटनिंग दुनिया से था या इस दुनिया से। अगर चीजें वैसी ही हुई जैसी होनी चाहिए तो वे उस आदमी को अपने साथ ले जा सकते थे। हाँ, ये पहली बार है जब मैंने किसी लड़के के बारे में ऐसा महसूस किया है। मैं उसके करीब रहना चाहती थी ताकि जान सकूं कि क्या ये भावनाएं सिर्फ आकर्षण थी या कुछ और। हालांकि वह गायब हो गया। मुझे आश्चर्य है कि मैं उसे फिर कहाँ देखूंगी। वैसे भी हमारे पास यहाँ रहने के लिए ज्यादा समय नहीं है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पीछे मुड़ी और देखा कि दक्ष उसके पीछे रॉयल गार्ड की तरह खड़ा था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। ऐसा नहीं है कि यह बेवकूफ उसे ढूंढ भी पाए क्योंकि वे इतने बेकार हैं। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए, उसने टिप्पणी की। हाँ 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 चलो, लाल बालों वाला आदमी हंसते हुए बोला और उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ उस दुकान में खींच लिया जहाँ से दक्ष बाहर आया था। ये टेलिस्मैन शॉप है जहाँ से वह आदमी आया था, शायद वे उसके बारे में कुछ जान सके। उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। लड़की ने अचानक कहा जैसे वह खुद को दोषी मान रही हो कि वह इतनी मूर्ख है कि इतनी सरल बात के बारे में क्यों नहीं सोच पाए। स्वागत, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। जैसे ही वे सभी दुकान के अंदर पहुंचे स्टोर हेल्पर ने उनसे पूछा। यह वही स्टोरेज हेल्प था जिसने पहले दक्ष की मदद की थी। वह देख सकता था कि लोग साम्राज्य के हाई प्रोफाइल गार्डों से घिरे हुए थे, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि ये कुछ हाई प्रोफाइल लोग थे। वह खुद को बहुत भाग्यशाली पा रहा था, वह इन लोगों को इतनी सारी चीजें बेच सकता था। आखिरकार उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। वह आदमी जो इस दुकान से बाहर निकला था, क्या तुम जानते हो वह कौन था। मूली ने एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना सीधे पूछा। ओह, आपका मतलब आधे मुखौटे वाले आदमी से है। सहायक ने उलझन में पूछा। हाँ, वह लड़का, हमें उसे ढूंढना है। हमें बताओ कि वह कौन है या कहाँ रहता है। नीले बालों वाली लड़की ने पूछा। उसे लगा कि अब उसे जवाब मिल सकता है। मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि वह कौन है या कहाँ रहता है, सहायक ने उत्तर दिया। लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह निराश नहीं किया और आगे बोला, लेकिन अगर आप उससे मिलना चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं जब आपको उसकी पहचान या ठिकाना ही नहीं पता। लाल बालों वाले आदमी ने पूछा। उसे यह बात थोड़ी संदिग्ध लगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जल्द ही यहाँ वापस आ जाएगा। उसने खरीदने के लिए ये तावीज चुना है, वह बस पैसे लाने के लिए गया था, उसे जल्द ही वापस आ जाना चाहिए, सहायक ने उत्तर दिया। दक्ष पीछे खड़ा था और अपना सिर हिला रहा था। इस बेवकूफ को अभी भी समझ नहीं आया कि वह नहीं आने वाला था। न केवल उसके पास इतने पैसे नहीं थे, बल्कि अगर उसके पास होते भी तो भी वह नहीं आ सकता था क्योंकि वह पहले से ही यहाँ था। ओह, शायद इसलिए वह जल्दी में था। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, नीले बालों वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। वह आखिरकार
कुछ उम्मीद पाकर खुश थी। हमारे लिए कुछ सीट व्यवस्थित करें और प्रतीक्षा करते समय कुछ पेय पदार्थ भी साथ रखें, साथ ही हमें अपने तावीज का सबसे अच्छा संग्रह भी दिखाएं। चूंकि आपने मेरी मदद की है इसलिए मैं यहाँ से कुछ चीजें खरीदूंगी, उसने आगे कहा। और अभी मैडम हिल पर जल्दी से पीछे की ओर भागा और लोगों को बुलाकर कुछ सीटें व्यवस्थित करने को कहा। उसने कुछ लोगों से उनके लिए ड्रिंक भी मनवाए, चाहे वह अकेले बिक्री करके कितना भी श्रेय लेना चाहे, लेकिन वह देख सकता था कि पार्टी बहुत बड़ी थी। अगर दुकान के मालिक को पता चल जाए कि इतने उच्च क्षमता वाले लोग यहाँ आए हैं और उसे इसकी जानकारी नहीं दी गई तो वह क्रोधित हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह ऊपर गया और लेमन शॉप के मालिक को सूचित किया। उसने मालिक को ये भी बताया कि लोगों को रॉयल गार्ड द्वारा ले जाया जा रहा था। चूंकि दुकान का मालिक रईसों का दोस्त था इसलिए उसे उन मेहमानों के बारे में पता था जो दूसरी दुनिया से आने वाले थे। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह लोग कौन हो सकते हैं। तुम मूर्ख हो, तुम ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को आम लोगों के साथ नीचे कैसे इंतजार करवा सकते हो, तुम्हें उन्हें ऊपर लाना चाहिए था। उसने सीढ़ियों से नीचे आते हुए उस आदमी को डांटा। स्वागत है, इस नन्हे की दुकान में आपका स्वागत है। दुकान के मालिक ने व्यक्तिगत रूप से मेहमानों का अभिवादन किया। कृपया ऊपर आ जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए वहाँ बेहतर व्यवस्था है, तुम्हें आम लोगों के बीच बैठने की जरूरत नहीं है। दुकान के मालिक ने दक्ष से कहा जो बच्चों के पास खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस व्यक्ति को जानता हो जिसका नाम दक्ष बता रहा था। दक्ष ने सोचा कि वह अवश्य ही शाही सेना में कोई उच्च पद पर होगा। मालिक ने यंगस्टर्स और गार्जियन को भी नजरअंदाज नहीं किया। कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ खरीदारी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं। यह उस लड़के का इंतजार करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। जहाँ तक आम लोगों की बात है, अगर आप चाहे तो उन्हें भागा सकते हैं, लड़की ने दुकान मालिक से कहा। भले ही लड़की ने बहुत अहंकार से बात की और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसके साथ आए लोग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि लड़की ही इस समूह की वास्तविक नेता थी। या तो ऐसा था या फिर बाकी लोगों को ऐसी बातों की परवाह नहीं थी और उन्होंने उसे अपनी मर्जी से करने दिया। वैसे भी वह केवल वही कर सकता था जो वह कहती थी। आह बिल्कुल, मैं कितना असावधानी, क्षमा मांगते हुए कहा। हालांकि उसे नहीं लगता था कि उसकी कोई गलती थी। आप सभी को बाहर जाने दीजिए, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आए हुए हैं, बाकी मेहमानों से कहिए कि वे बाद में आए। उसने अपने आदमियों से कहा। जल्द ही पूरी दुकान खाली हो गई। यहाँ सामान खरीदने आए लोग नहीं थे, यहाँ केवल दुकान के कर्मचारी और लाइटनिंग वर्ल्ड की टीम के साथ गार्ड ही बचे थे। ये सब करने के बाद उन्होंने अपने सबसे महंगे और कीमती तावीज को अतिथि को दिखाना शुरू कर दिया ताकि कुछ बेच सके। कौन जानता था, शायद वे बदले में अपनी दुनिया से कोई कीमती खजाना भी पा सके। काफी समय के बाद लाइटनिंग वर्ल्ड टीम ने खरीदने के लिए 12 तावीज का चयन किया, लेकिन उन्होंने अभी तक उनका भुगतान नहीं किया था। लाल बालों वाला आदमी सामान के पैसे देने ही वाला था कि नीले बालों वाली लड़की ने उसे रोक दिया। उसे लगा कि उनके इरादे गलत थे। इतना समय हो गया, वह लड़का यहाँ क्यों नहीं है? क्या तुम हमसे झूठ बोल रहे थे कि उसे यहाँ तुम्हारा सामान बेचने के लिए बिठाया है? लड़की ने दुकान मालिक से पूछा। हम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है? दुकान मालिक स्पष्ट रूप से उलझन में था। दुकान के सहायक को पूरी कहानी पता थी कि वे एक आदमी का इंतजार कर रहे थे जिसके बारे में उसने उन्हें बताया था कि वह यहाँ आ रहा है। दुकान मालिक को यह नहीं पता था। दुकान मालिक सोच रहा था कि यह लोग अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। उसे नहीं पता था कि वे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उसके अपने आदमी ने बताया था कि वह व्यक्ति यहाँ आ रहा है। दक्ष पीछे खड़ा था। उसे अच्छी तरह पता था कि जब लड़की को पता चलेगा कि वह नहीं आ रहा है तो तूफान मच जाएगा। अब भी यही हुआ। लड़की को लगा कि सहायक ने झूठ बोला है। चूंकि दक्ष उनका अनुरक्षक होने का नाटक कर रहा था इसलिए अब हस्तक्षेप करना उसका काम था। वह आगे बढ़ा और दुकान के मालिक को घटना के बारे में बताया। क्या तुमने हमारे मेहमानों से झूठ बोला? पूरी बात समझकर दुकान मालिक ने अपने आदमियों से पूछा। नहीं नहीं, भगवान की कसम सर, उस आदमी ने कहा था कि वह पैसे लेकर वापस आएगा, वह निश्चित रूप से अपने रास्ते पर होगा। हेल्प ने जवाब दिया। उसे भी पसीना आ रहा था। वास्तव में बहुत समय हो गया था और वह आदमी यहाँ नहीं था। वह सोच रहा था कि कहीं उसे बेवकूफ तो नहीं बनाया गया। अगर वह आदमी नहीं आया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। ठीक है, मैं 1 घंटा और इंतजार करूंगी। अगर वह नहीं आया तो ये पक्का हो जाएगा कि आपके आदमी ने आपकी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए हमसे झूठ बोला है। अगर यह सच है तो मैं चाहती हूँ कि का हाथ मेरे सामने प्लेट में हो। नीले बालों वाली लड़की ने कहा जब उसने अपना दायां पैर उसके बाएं पैर पर रखा और अहंकार से बैठ गया। दुकान मालिक ने एक बार फिर अपने कर्मचारी की ओर देखा जिसने अपना सिर हिलाया जैसे वह वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा था। और अगर वह झूठ नहीं बोल रहा है तो क्या होगा? दुकान के मालिक ने गंभीर स्वर में पूछा। उसे अपने आदमी पर थोड़ा भरोसा था। उसे लड़की के इस अहंकार पर गुस्सा भी आ रहा था। वह इस अवसर का उपयोग करके उसे सबक सिखाना चाहता था। अगर वह झूठ नहीं बोल रहा है और मैं गलत हूँ तो मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। नीले बालों वाली लड़की ने
सहजता से उत्तर दिया। उसकी बातें दिलचस्प लगी तो दुकान मालिक ने पूछा, और इसकी भरपाई तुम कैसे करोगी? बहुत आसान है, मैं आपकी दुकान की सभी कलाकृतियां दुगुनी कीमत पर खरीद लूंगी। लड़की ने जवाब दिया, क्या तुम इसे खरीद भी सकते हो? दुकान के मालिक ने तीखी आवाज में पूछा। अगर लड़की इतनी घमंडी ना होती तो वह ऐसा व्यवहार नहीं करता, लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। मेरी दुकान कोई सस्ता खिलौना नहीं है जिसे कोई भी खरीद सके। हाँ 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 हाँ। उस आदमी की बात सुनकर लाल बालों वाला आदमी हंसने लगा, पीछे से काले बालों वाला आदमी भी हंसने लगा, यहाँ तक कि उनका अभिभावक भी सिर हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था। दुकान के मालिक को उनकी प्रतिक्रिया अजीब लगी, यहाँ तक कि दक्ष को भी यह अजीब लगा। वह लड़की की असली पहचान नहीं जानता था, इसलिए वह उनकी प्रतिक्रिया समझ नहीं पाया। अरे बेवकूफ, क्या तुम जानते भी हो कि वह कौन है? वह हमारी लाइटनिंग दुनिया में शिया साम्राज्य की राजकुमारी है। तुम्हारी दुनिया के हिसाब से वह तुम्हारे राजकुमार के बराबर होगी। लाल बालों वाले आदमी ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, वह एक राजकुमारी है और लाइटनिंग वर्ल्ड दुर्भाग्य से यह वह दुनिया नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। दक्ष ने उस आदमी की बात सुनते हुए सोचा भी राजकुमारी? दुकान मालिक ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह स्तब्ध हो गया हो। क्या आप अब भी सोचते हैं कि वह आपकी दुकान का खर्च नहीं उठा सकती? लाल बालों वाले आदमी ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सहमत हूँ, मैं शर्त से सहमत हूँ। अगर वह व्यक्ति मेरे साहब की कहे अनुसार नहीं आया तो वह मर जाएगा, और अगर वह आया तो आप मेरी दुकान में सभी सामान दुगने दाम पर खरीदेंगे। दुकान के मालिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा, लेकिन सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस हेल्प की जान दांव पर लगी थी उसने हल्का सा विरोध किया, लेकिन उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी गई। चुप रहो, अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? चिंता मत करो, जब मैं ये सारी चीजें बेच दूंगा तो तुम्हें इनाम के तौर पर 10% दिया जाएगा, और अगर यह पता चला कि तुम सच में झूठ बोल रहे हो तो इन लोगों का समय बर्बाद करने के लिए तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। दुकान के मालिक ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, चूंकि बॉस ने वादा किया था इसलिए सहायक अपना मुंह बंद रख सका। समय धीरे धीरे बीतने लगा, हर सेकंड लोगों के लिए तनाव बढ़ा रहा था क्योंकि दक्ष को आते हुए नहीं देखा जा सकता था। हेल्प हर मिनट जांच करता रहा लेकिन उसे कोई आता हुआ दिखाई नहीं दिया। पूरी दुकान में सन्नाटा था, बस सांसों की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। जल्द ही आधा घंटा बीत गया और माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। नीले बालों वाली महिला को पहले से ही यकीन था कि दक्ष नहीं आने वाला है। अब तक उसके पक्ष के लगभग सभी लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुके थे। अगर दक्ष वाकई आने वाला होता तो वह बहुत पहले ही वापस आ चुका होता। इतना समय किसी व्यक्ति के लिए शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक चलने के लिए पर्याप्त था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कोई व्यक्ति पैसे लेकर अपने घर से वापस न आ सके। दुकान मालिक को भी अब लगने लगा था कि वह गलत था। पहले तो उसने अपने कर्मचारी का आत्मविश्वास देखकर उसकी बातों पर भरोसा कर लिया था, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था। अगर दक्ष वादे के मुताबिक नहीं आता तो वह निश्चित रूप से अपने सहायक को मार सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर वह वास्तव में अपने सहायक को मरवा देता तो उसे अपने परिवार को पैसे देने पड़ते। किसी भी तरह से वह घाटे में रहने वाला था। वह डेढ़ उम्र के हेल्प को घूरते हुए इधर उधर घूमने लगा। कमीने, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर वह आदमी नहीं आया तो तुम एक क्रूर मौत मरोगे। तुम नहीं जानते कि कौन सी जानकारी अच्छी है और कौन सी जानकारी बुरी। अगर यह झूठी जानकारी निकली तो सिर्फ तुम ही दोषी होगे। सहायक ने पराजित दृष्टि से अपने मालिक की ओर देखा। वह ये बताना चाहता था कि यह उसकी गलती क्यों थी। उसने उसे केवल वही बताया जो उस आदमी ने उससे कहा था। वह नहीं था जिसने इस पर अपनी जान की बाजी लगाई थी। वह क्यों जिम्मेदार था? यह उसकी जान थी जो दांव पर लगी थी और उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। ये पूरी स्थिति इतनी अजीब थी कि दक्ष भी अब और चुप नहीं रह सका। उन्होंने कहा, हम यहाँ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि वह आदमी वापस नहीं आएगा। वह शायद एक गरीब व्यक्ति था जो कीमतें सुनकर हैरान हो गया। स्टोर में लोगों के सामने शर्मिंदा न होने के लिए उसने बहाना बनाया कि वह पैसे वापस लेने जा रहा है और कभी वापस नहीं आने का इरादा रखता है। इस आदमी ने हमें सच बताया होगा। वह हमसे इस बारे में झूठ नहीं बोलेगा, मुझे विश्वास है। चलो उसे सजा ना दें, हमें शहर में तलाशी लेनी चाहिए। हम उस आदमी को जल्दी से ढूंढ लेंगे। उसने आंखें मनते हुए कहा, हम तो क्या हुआ अगर उसने झूठ बोला? हम उस आदमी के झूठ के कारण यहाँ इंतजार नहीं कर रहे थे। हम यहाँ इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि इस आदमी ने हमसे कहा था कि वह वापस आएगा। नीले बालों वाली लड़की ने स्टोर के सहायक की ओर उंगली उठाते हुए कहा, यह उसकी वजह से है कि हमारा समय बर्बाद हुआ है। हमारा समय निश्चित रूप से ऐसे बेकार लोगों की जान से ज्यादा कीमती है। साथ ही हम वे नहीं थे जिन्होंने उन्हें शर्त लगाने के लिए मजबूर किया। यह उनके शब्दों पर, उनके भरोसे के आधार पर इनाम और जोखिम का एक समान संतुलन था। यह वह आत्मविश्वास था जिसने हमारा 1 और घंटा बर्बाद कर दिया। इसके लिए कोई बहाना नहीं है। उसने दक्ष के शब्दों का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल, अब जब हमने इस उबा जगह में इतना समय बर्बाद कर दिया है तो अब हम बिना किसी का सिर गिरे देखे नहीं जा
सकते, या तो यह आदमी अपनी बात पर कायम रहेगा और हारने के बाद हत्या करेगा, या फिर हमें मामले को अपने हाथों में लेना होगा। झगड़े के अंत में कुछ मनोरंजन तो होना ही चाहिए। बिंग लुई के लाल बालों वाले साथी ने कहा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? उसने अपने काले बालों वाले साथी से पूछा, जिसने स्वीकृति में केवल अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। मैंने उससे झूठ बोला, लेकिन मैंने उसे शर्त लगाने के लिए नहीं कहा। आगे क्या होगा यह मेरे दिमाग में नहीं है, दक्ष ने सोचा और उसे हस्तक्षेप न करने का बहाना दिया। इसके बजाय वह दुकान से बाहर चला गया और सड़क का निरीक्षण करने लगा। जल्द ही बचे हुए 30 मिनट भी बीत गए। जाहिर है लॉन्ग सिटी नहीं आया, कम से कम पिछली बार जैसी शक्ल में तो नहीं वह यहाँ था, लेकिन किसी और के रूप में। समय पूरा हो गया है, जाओ, जैसा तुमने वादा किया था वैसा करो। समय समाप्त होने के बाद नीले बालों वाली लड़की ने कहा। दुकान मालिक ने दुकान के अंदर तनावपूर्ण हवा में सांस ली और फिर उसे एक आंख के साथ छोड़ दिया। उसने अपना सिर हल्के से हिलाया, जैसे वह वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन साथ ही उसने एक ताबीज भी निकाल लिया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार को पर्याप्त पैसे दूंगा ताकि यह खर्च पूरा हो सके। उन्हें उस तरह जीने के लिए पैसे की कमी नहीं होगी जैसे वे पहले से जी रहे हैं, उसने अपने सहायक से कहा। ये शब्द सुनकर उस आदमी के दिल में एक भयानक डर बैठ गया। वह वहीं पर स्तब्ध रह गया। उस खतरनाक आभा ने उसे अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। भय एक मूर्त जीवंत शक्ति बन गया जो किसी भूखे जानवर की तरह उस पर रेंगने लगा। उसे उसके मस्तिष्क को निष्क्रिय कर दिया, उसे बंदी बना लिया। नहीं मालिक, कृपया ऐसा मत करो, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ कि मैंने इस बारे में झूठ नहीं बोला। मैंने केवल रिटर्न भरा और युवा मिस के उत्तरों का ईमानदारी से उत्तर दिया। कृपया मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करूँगा, मैं पूरी जिंदगी आपका मुफ्त में सेवक बनकर रह सकता हूँ। कृपया मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। उसने घुटनों के बल गिरकर विनती करना शुरू कर दिया। दुकान मालिक के मुंह से एक और आह निकली। मुझे तुम पर भरोसा है, चिंता मत करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, खड़े हो जाओ। उसने उस आदमी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। हालांकि उस आदमी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन दक्ष और बाकी लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया कि उसने क्या किया है। उसने उस आदमी के कंधे पर एक ताबीज रख दिया जहां उसने छुआ था। दुकानदार की बात पर विश्वास करते हुए वह व्यक्ति खड़ा हो गया, लेकिन उसके कंधे में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने अपने बाएं कंधे पर देखा तो पाया कि ताबीज चमकने लगा था। मांसपीले चेहरे के साथ उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन वह अपना काम पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसका शरीर आग की लपटों में गिर गया। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली जो पूरी दुकान में गूंज उठी, यहाँ तक कि वह चीख दुकान से बाहर निकलकर सड़क पर चल रहे लोगों के कानों तक भी पहुंची। नीले बालों वाली लड़की और अन्य लोग तभी उठे जब वह आदमी धूल में बदल गया। लो, मैंने अपनी शर्त पूरी कर ली, दुकान के मालिक ने धीमे स्वर में कहा जब उसकी नजर उन लोगों की राख पर पड़ी जो हाल ही तक उसके यहाँ काम करते थे। नीले बालों वाली लड़की और बाकी लोग उस आदमी के मर जाने के बाद दुकान से बाहर निकल गए। ये तो तय था कि दक्ष नहीं आने वाला था, इसलिए वे भी यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करने वाले थे। दक्ष उन लोगों का पीछा करने ही वाला था, लेकिन दुकान मालिक ने उसे रोक दिया। मैं अपनी तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, हमारी वजह से ही आपका और दूसरी दुनिया से आए लोगों का समय बर्बाद हुआ। कृपया यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में महामहिम को न बताएं। दुकान के मालिक ने माफी मांगते हुए दक्ष से कहा। दुकान मालिक के चेहरे पर चिंता देखकर दक्ष ने कुछ ऐसा सोचा जिससे वह अपने फायदे के लिए काम कर सके। अगर वह सफल हो गया तो उसे बड़ा फायदा होने वाला था। उसने सीधे उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन वहां वह सिर्फ माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा, यह आप जानते हैं कि मैं महामहिम और हमारे मेहमानों के बीच मध्यस्थ हूँ। जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्हें सूचित करना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है ना। यहाँ जो कुछ हुआ उसके लिए मैंने मेहमानों से माफी मांगी, वे भी मेरी प्रतिक्रिया से संतुष्ट लग रहे थे। क्या मैं आपके लिए भी माफी मांगूं? यहाँ कई बेहतरीन तावीज हैं, मेरी ओर से एक उपहार के रूप में ले लो, उस आदमी ने दक्ष से कहा। दक्ष जोर से हंसना चाहता था, उसे उपहार का विषय लाने की जरूरत ही नहीं थी, वह आदमी खुद ही यह विषय लेकर आया था। ये क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? मैं रिश्वत कैसे ले सकता हूँ? दक्ष ने प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, ये रिश्वत नहीं है, बल्कि एक दोस्त द्वारा दूसरे दोस्त को दिया गया उपहार है। कृपया अगर आप मेरा उपहार नहीं लेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, कृपया इसे ले लीजिए, दुकान के मालिक ने जोर देकर कहा। दक्ष ने गेट की तरफ देखा और फिर उस आदमी की तरफ देखा। ठीक है, अगर तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो मैं एक दोस्त से उपहार के रूप में एक ले लूंगा, उसने सहमति जताई। अच्छा, तुम्हें कौन सा चाहिए? कोई भी चुन लो, वह मेरी तरफ से तुम्हारा उपहार होगा, आदमी ने कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया, उसने प्रदर्शन पर रखे सभी तावीज को देखा। चूंकि मैं जल्दी में हूँ इसलिए मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, यह अच्छा लग रहा है, बस मुझे ये दे दो, मुझे बाहर हमारे मेहमानों से भी मिलना है। उसने हरा तावीज चुनते हुए कहा। यह वही तावीज था जिसे उसने पहले नकाबपोश आदमी के रूप में चुना था, यह वह तावीज था जिसमें तावीज के आक्रामक गुणों के
के साथ साथ टैलीप तावीज के गुणों का भी उपयोग किया गया था। अच्छा विकल्प ये निश्चित रूप से हमारे सबसे अच्छे तावीज में से एक है, ये लो इससे ले लो। दुकान के मालिक ने व्यक्तिगत रूप से हरा तावीज निकाला और दक्ष को दे दिया। इसका उपयोग करने के लिए बस ताबीज को फाड़ दो, ये तुरंत सक्रिय हो जाएगा। उसने ताबीज को दक्ष को सौंपते हुए कहा। दक्ष ने ताबीज ले लिया और उसे अपनी अंगूठी में रख लिया, फिर उस आदमी को धन्यवाद देकर दुकान से चला गया। वह चारों ओर देखकर उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करने लगा जो इतने कम समय में गायब हो गए थे। इधर उधर देखने के बाद वह उन्हें एक दुकान में ढूंढने में कामयाब हो गया जो खाने की चीजें बेच रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे चारों शाही शहर की अजीब गरीब स्वादिष्ट चीजों का स्वाद चख रहे थे जो इसकी खासियत थी। यह वही अजीबोगरीब डिश थी जो तीसरे राजकुमार ने दक्ष को खिलाई थी जब वे पहली बार उससे मिले थे। भले ही दक्ष को यह अजीब लगा लेकिन राजकुमार और अन्य लोगों को ये स्वादिष्ट लगा। उस समय मेहमान भी इसे पसंद कर रहे थे। क्या वह अकेला था जिसे ये पसंद नहीं आया? बाकी सभी को ये कैसे पसंद आ सकता है? उसने सोचा और दुकान की ओर चल पड़ा। तुम्हें इतना समय क्यों लगा? क्या तुम उसकी राख इकट्ठा कर रहे थे? क्या तुम सच में हमारे मार्गदर्शक हो या हम तुम्हारे मार्गदर्शक हैं? वे हमें ऐसा बेकार व्यक्ति कैसे दे सकते हैं? नीले बालों वाली लड़की ने एक बार फिर व्यंग्यात्मक ढंग से शिकायत की जब दक्ष उनके पास पहुंचा। माफ करना, मुझे कुछ काम निपटाने थे। तुमने मूल रूप से एक आदमी को अपने कर्मचारी को मारते हुए देखा। ऐसी कई चीज हैं जिन्हें सोचने के बाद संभालने की जरूरत है। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, दक्ष ने जवाब देते हुए कहा। जो भी हो, लड़की ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब वे दोनों दो दो प्लेट खाना खा चुके तो लड़की ने दक्ष की तरफ देखा। उस आदमी को पैसे दो, चूंकि यह लोग यहाँ मेहमान थे इसलिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए जो व्यक्ति उन्हें ले जाने के लिए नियुक्त किया गया था उसे पैसे देने थे। सौभाग्य से दक्ष ने रॉयल गार्ड की स्टोरेज रिंग ले ली थी जिसे उसने मार दिया था। इससे वह उस पैसे का भी मालिक बन गया जो उस अंगूठी में था। अगर यह इससे पहले होता तो उसके पास इस दुनिया में एक भी सिक्का नहीं होता, लेकिन अब उसके पास कुछ पैसे थे इसलिए उसके लिए भुगतान करना मुश्किल नहीं था। उसने उस व्यक्ति को पैसे दे दिए। बाकी दिन उसने लोगों को शहर दिखाने में बिताया। चूंकि वह खुद शहर के बारे में ज्यादा नहीं जानता था इसलिए उसने ज्यादातर चीजें मनगढ़ंत बना ली ताकि कोई भी कुछ नोटिस न करे। वह कभी कभी उनसे सामान्य रूप से बातचीत भी करते थे तथा उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते थे। मैंने सुना है कि एक दुनिया है जिसका साम्राज्य हमारे साम्राज्य के नाम जैसा ही है। क्या आप ऐसी किसी दुनिया के बारे में जानते हैं? दक्ष मेहमानों की अच्छी नजर में आने की कुछ देर की कोशिश के बाद पूछा। बेशक, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम नहीं जानते होंगे? मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरे पास विभिन्न दुनिया के बारे में जो ज्ञान है वह कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इस टूर्नामेंट में सबसे मजबूत दावेदार ऐसी ही किसी जगह से होंगे, लड़की ने सहजता से कहा। ओह, वह कौन सी दुनिया है? दक्ष ने पूछा। क्या लोग भी यहाँ हैं? नहीं, वह साम्राज्य बहुत दयनीय है। भले ही वह दुनिया प्रथम रैंक के लिए सबसे मजबूत दावेदार है लेकिन वह साम्राज्य व्यक्तिगत रूप से बहुत बेकार है। उनके पास केवल एक राजकुमार और एक राजकुमारी थी। राजकुमार एक आम लड़की के साथ भाग गया और राजकुमारी भी कथित तौर पर भाग गई। नीले बालों वाली लड़की ने उत्तर दिया। बेशक वे इसमें भाग नहीं ले सकते, इसके बजाय उस दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य अपनी 3 व्यक्ति टीम के रूप में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा। वो उस जगह से कौन से साम्राज्य अपने सदस्यों को भेज रहे हैं? दक्ष ने फिर पूछा। उमा, मुझे लगता है कि किया साम्राज्य की राजकुमारी आ रही है। वह वही लड़की है जिसकी शादी उस दुनिया के एस्टेरिया राजकुमार से होने वाली थी। उसके भागने से पहले मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ क्योंकि उसने इस बार सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में कहा है, लड़की ने जवाब दिया। कौन से अन्य साम्राज्य आ रहे हैं और वे यहाँ कब आएंगे? दक्ष ने पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा कि वे कब आएंगे? ये तो उन पर निर्भर है कि वे कब आएंगे। मुझे बस इतना पता है कि वे अभी तक नहीं आए हैं। बिन लुई ने दक्ष को उत्तर दिया। बाकी लोगों के लिए मेरा मानना है कि ट्रिसन साम्राज्य शायद अपना राजकुमार भी भेजेगा, या तो वहां से कोई राजकुमार होगा या कोई और, लेकिन अधिक संभावना है कि यह ट्रिसन साम्राज्य होगा क्योंकि अब एरिया राजकुमार गायब हो गया है। अगर एस्टेरिया राजकुमार भाग नहीं गया होता तो मुझे यकीन है कि उसे भेजा गया होगा क्योंकि वह कुछ हद तक अधिक प्रतिभाशाली था। उसने आगे कहा। वह मिंगू का भाई होना चाहिए। वह कैसे आ सकता है? वह तो बहुत पहले ही मर चुका है। दक्ष ने उसकी बातें सुनकर सोचा। मिंगू के अनुसार उसकी मौत में जिस व्यक्ति का हाथ था वह कोई और नहीं बल्कि टिशियन प्रिंस था। अगर वह भी यहाँ आ रहा है तो यह अच्छी बात होगी। वह एक पत्थर से 2 शिकार कर सकता है। अगर वह आता है और वह वही व्यक्ति है तो यह आश्चर्यजनक होगा। मैं उसे मार सकता हूँ और मिंगू के अंदर जो बदले की आग है उसे शांत कर सकता हूँ क्योंकि वह उसके भाई का हत्यारा है। आगे क्या होगा इसके लिए मैं उसकी जगह ले सकता हूँ और उसकी दुनिया में जा सकता हूँ। यह एक तीर से 2 पक्षी मारने जैसा होगा। मैं अपने अंतरिक्ष कानून को आगे बढ़ाने के लिए अपने खून का उपयोग करने में देरी कर पाऊंगा ताकि बाद में अधिक लाभ मिल सके, उसने सोचा और उसके दिमाग में एक योजना बन गई जो
तीसरा व्यक्ति आने वाला है वह संभवतः पहला स्थान लेगा। जहां तक उसकी पहचान का सवाल है, वह लड़की ने दक्ष को उत्तर देना जारी रखा, लेकिन जैसे ही वह तीसरे व्यक्ति का नाम बताने वाली थी, लाल बालों वाले आदमी ने उससे रोक दिया। बहन लुई, आप उससे बताने की जहमत क्यों उठा रही हैं? ऐसा नहीं है कि वह उस जगह के किसी व्यक्ति को जानता हो, वह यहाँ सिर्फ एक गार्ड है, उस पर अपनी सांसें बर्बाद मत करो। लाल बालों वाले आदमी ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसकी नजर में उसकी दोस्त एक को ऐसी बातें बताने में अपना समय बर्बाद कर रही थी जिन्हें वह संभवतः समझ नहीं सकता था। तुम सही हो, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मुझे उसे बताने में देर नहीं करनी चाहिए, उसे ही हमें सब कुछ बताना चाहिए, वह यहाँ हमारा अनुरक्षक है, हम नहीं। नीले बालों वाली लड़की ने लाल बालों वाले लड़के से सहमति जताते हुए कहा। अल्पविराम दक्ष ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कोई बहस नहीं की। उसे पहले ही उससे कहीं ज्यादा मददगार जानकारी मिल चुकी थी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसका लक्ष्य यही आ रहा था, ये जानकारी पहले ही उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान थी जिसकी उसे उम्मीद थी। लड़की ने अब उससे बात करना बंद कर दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसे पता था कि उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं है, वह बस सही समय का इंतजार कर सकता था। जहां तक पोर्टल ढूंढने की बात है तो वह जगह बदलने के बाद दूसरे लड़कों के साथ निकल सकता था। तुम मुझसे सवाल पूछना बंद करो और मेरे सवालों का जवाब देना शुरू करो। बहुत समय हो गया है, हमने शहर का अधिकांश हिस्सा पहले ही देख लिया है, लेकिन मुझे वह लड़का नहीं मिला। कम से कम मुझे कोई और जगह तो दिखाओ जहां मुझे और भी हॉट लड़के मिल सके, शायद मुझे उसके जैसा कोई मिल जाए। लड़की ने दक्ष से कहा, हमें पहले ही देर हो रही है, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मिलेगा, पहले ही अंधेरा हो चुका है, हमें वापस जाना चाहिए, मैं तुम्हें कल सब कुछ दिखाऊंगा। दक्ष ने कहा। चूंकि उसे पहले ही अपना जवाब मिल चुका था, इसलिए उसे अब और उनके साथ रहने की जरूरत नहीं थी, वह इस मिशन को खत्म कर सकता था और रात हो चुकी थी। वह इस बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। सड़कें पहले से ही खाली दिखने लगी थी क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे। यद्यपि ऐसे समय में उसके सुझाव से लड़की चिढ़ गई, लेकिन अन्य लोगों ने उसका समर्थन किया। वह सही कह रहा है लुई, हमें जाकर आराम करना चाहिए, कल और टीमें आएंगी, हमें उचित आराम करना चाहिए ताकि हम कल ठीक से प्रशिक्षण ले सके। लाल बालों वाली लड़की ने स्वीकार किया। काले बालों वाले व्यक्ति और उनके अभिभावक ने भी इस राय का समर्थन किया। कोई और विकल्प न होने पर लड़की भी राजी हो गई। लोग महल की ओर वापस जाने लगे। दक्ष उन्हें वापस महल में ले गया जहां वह उनसे अलग हो गया। वे महल से निकले लोगों में से आखिरी में वापस आए। लड़की और बाकी लोगों को नौकरानियों ने इकट्ठा किया जिनकी जिम्मेदारी उन्हें उनके कमरों तक पहुंचाना था। अल्पविराम दक्ष पीछे रह गया। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा सकता है, उसे नहीं पता था कि महल के अंदर जिस व्यक्ति का वह रूप धारण कर रहा था उसका कमरा कहां है, लेकिन वह किसी से पूछ भी नहीं सकता था। उसने पूरी रात जागने का फैसला किया और ऐसा अभिनय करने लगा जैसे वह कमरे को खोजने के बजाय अपने दिल की भलाई के लिए महल की रखवाली कर रहा हो। कम से कम यही उसकी योजना थी जो सफल नहीं हो सकी क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे पहचानने वाले किसी व्यक्ति ने उसे ढूंढ लिया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम सोना नहीं चाहते? एक अधूम्र के आदमी ने दक्ष से पूछा। दक्ष उसके मन की बात समझ गया और उसे एहसास हुआ कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका कथित रूममेट था। वे एक ही कमरे में रहते थे। उसे एक टीम को एस्कॉर्ट करने का काम भी सौंपा गया था, हालांकि वह पहले ही वापस आ गया था। तुम कहाँ थे? तुम अभी तक कमरे में वापस क्यों नहीं आए? मुझे लगा तुम जल्दी वापस आ गए हो, दक्ष ने जवाब में पूछा। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस बोर हो रहा था इसलिए टहलने के लिए बाहर आया था, मैं तो बस वापस जा रहा था। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और बहाना भी बनाया। मैं अभी लाइटनिंग वर्ल्ड की टीम के साथ वापस आया हूं, मैं अपने कमरे में वापस आ रहा था, चलो साथ चलते हैं। यद्यपि उसने साथ चलने की बात कही थी, फिर भी वह एक कदम पीछे हट गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि कमरा वास्तव में कहाँ है। उस आदमी की मदद से वह कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। यह एक बड़ा कमरा था जिसमें उन दोनों के लिए 2 बिस्तर थे। दक्ष ने उस आदमी के पहले अपने बिस्तर पर जाने का इंतजार किया और फिर दूसरे बिस्तर पर चला गया। वह बिस्तर पर बैठ गया, दूसरा आदमी सो गया जबकि दक्ष जागता रहा, केवल सोने का नाटक करता रहा। वह पूरी रात सो नहीं पाया, इसके बजाय उसने समय बर्बाद न करने के लिए साधना शुरू कर दी। हालांकि उसे यकीन था कि कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता, फिर भी वह दुश्मन के घर के अंदर चैन से नहीं सो सकता था। रात साधना में ही बीत गई। उसने अपनी साधना तभी रोकी जब उसने दूसरे आदमी को सुबह उठते देखा। अल्पविराम तभी दक्ष खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैलाने लगा जैसे कि वह लंबी नींद के बाद जागा हो। आप इतनी जल्दी उठ गए? हाँ, ऐसा लगता है कि आप भी समापन को लेकर उत्साहित है। यह आज रात से शुरू होगा इसलिए यह मजेदार होना चाहिए। मैं भी उत्साहित हूँ। टीमें संभवतः पूरे दिन प्रशिक्षण लेंगी ताकि वे रात में बेहतर प्रदर्शन कर सके। हमें अब उन्हें साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, हम अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। दक्ष ने उस आदमी से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। पूरे दिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उस पर संदेह हो, उसने वही किया जो उसके आसपास के दूसरे लोग कर रहे थे।
थे और वह था महल पर नजर रखना और यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा व्यवस्था सही है। कौन जानता था कि उनकी सुरक्षा और उनके लक्ष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा वास्तव में वह व्यक्ति था जो ये सुनिश्चित कर रहा था कि उनकी सुरक्षा ठीक रहे। वह अभी अभी कुछ दिखावटी काम निपटा कर महल के दूसरे हिस्से की ओर जा रहा था, तभी उसे लोगों का एक समूह दिखाई दिया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक ऐसा समूह था जिसे उनके 2 गार्ड्स द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा था। समूह में 3 युवा और एक अधेड़ उम्र की महिला थी जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। वे लोग नहीं थे जिन्हें उसने पहले कभी देखा था, इसलिए यह बहुत संभव था कि यह लोग उन दुनिया से आए लोग थे जो अभी आने वाले थे। ये भी संभव था कि वे उसी दुनिया की टीम हो जिसे वह लक्ष्य करना चाहते थे। 3 युवकों में से एक लड़की थी जो कि आदि राजकुमारी हो सकती थी। अन्य 2 लोग एक लड़का थे जिनमें से एक का विवरण मिंगू से प्राप्त ट्रिसिन राजकुमार से मेल खाता था। यद्यपि वह जानता था कि इस तरह की चीजों के बारे में सोचना अभी जल्दबाजी होगी, फिर भी उसे यह एहसास था कि यह वही लोग हैं। वह नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इन लोगों के बारे में एक धारणा बना ली थी या ये वास्तव में सच था, लेकिन जिस व्यक्ति का वर्णन टिशियन प्रिंस के वर्णन से मिल खाता था वह उसे एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति जैसा लग रहा था। रुको, ये लोग कौन है? उसने उन 2 सुरक्षाकर्मियों को पुकारा जो उन्हें लेकर आ रहे थे। यह वे मेहमान हैं जो इस मुकदमे में भाग लेंगे। वे गढ़ ने उन्हें जवाब देना शुरू किया, लेकिन लोगों ने उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी। तुम अपनी बकवास बाद में कह सकते हो, हम यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आए हैं, हमें अभी अपने सम्राट के पास ले चलो। मध्यम आयु वर्ग की महिला जो इन 3 लोगों की संरक्षक लग रही थी ने गंभीर स्वर में कहा। उसके अंदर से एक भयानक आभा निकल रही थी जिसने दक्ष को भी थोड़ा डरा दिया। वह महिला निश्चित रूप से कोई कमजोर नहीं थी, वह कम से कम एक पीक हेवन रियम कल्टीवेटर तो थी। उसने सोचा, हम माफी मांगते हैं मैडम, मैं आपको तुरंत उसके पास ले चलता हूँ। गार्ड्स को तुरंत उससे डर लगने लगा। उन्होंने अपना सिर बचाने के लिए दक्ष को नजरअंदाज कर दिया और वहां से चले गए। दक्ष पीछे खड़ा होकर उन लोगों को जाते हुए देखता रहा। वह भी पीछे मुड़ा और चला गया। इसके बजाय वह अपने कमरे में वापस चला गया। चूंकि उसका रूममेट बाहर व्यस्त था इसलिए वह कमरे में अकेला था। कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और फिर अपने स्टोरेज रिंग से ब्रश और कागज निकाला। वह बिस्तर पर बैठ गया और चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसने उस लड़के का चित्र बनाया जो ट्रिसिन प्रिंस के वर्णन से मिल खाता था जिसे उसने अभी देखा था। उन्होंने जल्द ही चित्र तैयार कर लिया जो कि संपूर्ण तो नहीं था, लेकिन यह उस व्यक्ति की अधिकांश विशेषताओं से मेल खाने में कामयाब रहा। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उन्होंने देखा था। पोर्ट्रेट खत्म करने के बाद उसने अपनी चेतना को नकली दुनिया के अंदर भेज दिया। उसने नकली दुनिया के अंदर मिंगू को पाया जो दूसरी लड़कियों के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। वह उसकी हरकतों में अंतरिक्ष कानून का सार देख सकता था। दिलचस्प, मुझे लगा कि मेरे स्पेस लॉ के बारे में कुछ बातें बताने के बावजूद उसे स्पेस को महसूस करने में बहुत समय लगेगा। आखिरकार यह एक सर्वोच्च कानून है, इसे समझना स्वाभाविक रूप से आसान नहीं होना चाहिए, लेकिन वह करीब लगती है। उसकी हरकतों में कुछ अंतरिक्ष सार छिपा है। वह जल्द ही अंतरिक्ष सार को समझने में सक्षम हो जाएगी क्योंकि उसकी समझ इसी गति से बढ़ रही है। अंतरिक्ष कानून भी उसके बाद ज्यादा दूर नहीं है। दक्ष ने कुछ सेकंड के लिए मिंगू की हरकतों पर गौर करते हुए कहा। जब उसे लगा कि अब उसके पास पर्याप्त है तभी उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उसने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके मिंगू को नकली दुनिया से बाहर निकाला। इस प्रशिक्षण युद्ध में मिंगू की तलवार मंगलन की तलवार से टकराने वाली थी, लेकिन जब तलवारें टकराने वाली थी तभी मिंगू गायब हो गया। मिंगू के खिलाफ हमले के लिए खुद को तैयार करने वाली मिंगू के गायब होते ही मिंगू का संतुलन बिगड़ गया। वह नीचे गिर गई। यह आदमी उसे बाहर लाना था। क्या वह कुछ सेकंड के लिए इंतजार नहीं कर सकता था? मिंगना ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसने खड़े होने से पहले अपने कपड़ों पर जमी धूल को थपथपाया। ठीक है, वह उसे बाहर ले आया, इसका मतलब है कि वह सुरक्षित है। जिकिन ने कहा। वह पीछे खड़ी थी, मिंग लैन और मिंगू की लड़ाई देख रही थी। यह सच है, मुझे लगा कि वह कुछ दिनों के बाद हमें बाहर बुलाएगा। उसने मेरी माँ को नहीं बुलाया बारी बारी से, इसका मतलब है कि वह पूरी तरह से सुरक्षित क्षेत्र में नहीं है। मुझे लगता है कि उसे किसी और काम के लिए मिंगू की जरूरत होगी। मंगलन ने जिकी को जवाब दिया। वह दक्ष को समझ गई थी और वह जानती थी कि इसका मतलब यह नहीं था कि वह पूरी तरह से सुरक्षित था। इसका मतलब केवल इतना था कि वह अपेक्षाकृत सुरक्षित था लेकिन पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं था। मिंगू असली दुनिया में दक्ष के सामने प्रकट हुई तलवार अभी भी उसके हाथ में थी जिसे उसने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। उसने दक्ष को देखा जिसने अपनी शरारत का निशान उतार दिया था। उसने तुरंत चारों ओर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह घायल या खतरे में तो नहीं है। ये सुनिश्चित करने के बाद ही कि कोई खतरा नहीं है वह शांत हुई। हम कहाँ हैं? उसने दक्ष से पूछा। मैं शाही जगह पर हूँ, चिंता मत करो, मैं खतरे में नहीं हूँ। मैं इस छोटे लड़के की मदद से उनके रक्षक का भेष बदल रहा हूँ। दक्ष ने उसे मुखौटा दिखाते हुए कहा। खैर चलिए मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है।
है। वह मुद्दे पर आया और उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया और फिर पूछा, क्या तुम उसे पहचानती हो? मिंगू ने उस आदमी का चित्र देखा और चौंक गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। चित्र को देखते ही वह वही जम गई। ये चित्र तुम्हारे पास कैसे है? उसने जल्दी से दक्ष से चित्र लेते हुए पूछा। तो मैं सही था क्या? वह ट्रिसन प्रिंस है जिसने तुम्हारे भाई को मार डाला? भले ही उसकी प्रतिक्रिया ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया था, दक्ष ने फिर भी पुष्टि करने के लिए पूछा। मिंगू का चेहरा पहले से ही पीला पड़ चुका था क्योंकि उसके भाई की पुरानी यादें उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। उसके मृत भाई की छवि उसके दिमाग पर हमला कर रही थी। वह उन दृश्यों को अपने दिमाग से नहीं हटा पा रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। दक्ष को लगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे और अधिक सूक्ष्म होना चाहिए था। यह उसकी वजह से था कि मिंगू को फिर से उन यादों ने परेशान कर दिया था जिन्हें वह बड़ी मुश्किल से अपने पीछे छोड़ पाई थी। वह मिंगू के करीब गया और उसके हाथ से चित्र लिया और उसे उसकी प्राचीन अनुभूति में भेज दिया। उसने तुरंत उसे मजबूती से गले लगा लिया। चिंता मत करो, ये सब अतीत की बात है, अब इसके बारे में मत सोचो, बस भविष्य के बारे में सोचो और कैसे तुम उस आदमी को अपने हाथों से मार डालोगी, उसने उसके कानों में धीरे से कहा और अपने हाथों से उसकी पीठ को धीरे से सहला। मिंगू ने उसके आलिंगन में गर्मजोशी महसूस की और थोड़ा शांत हो गई। उसने अपनी अनियमित दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांसें ली और अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपने दिमाग को इतिहास से हटाने की कोशिश करने लगी और इसके बजाय भविष्य के बारे में सोचने लगी और सोचने लगी कि वह क्या करना चाहती है। तुम उसे मारना चाहते हो, है ना? उसने धीरे से पूछा। हाँ, मैं उसे अपने हाथों से सीधे नरक में भेजना चाहती हूँ जहाँ से वह कभी वापस नहीं आना चाहिए, मिंगू ने कमजोरी से जवाब दिया और उसने भी दक्ष को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। अच्छा, वह दिन दूर नहीं है, दक्ष ने कहा। अल्पविराम, तुम्हें वह चित्र कहाँ से मिला? मिंगू ने धीरे से पूछा। मैंने इसे स्वयं बनाया है, दक्ष ने उत्तर दिया। मिंगू को आश्चर्य हुआ कि उसने ये कैसे बनाया होगा, यह असंभव लग रहा था। तुमने इसे खुद बनाया? तुमने इसे कैसे बनाया? मैंने उसका वर्णन किया कि वह कैसा दिखता था, लेकिन उसका चित्र इतनी पूर्णता से बनाने के लिए यह पर्याप्त नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने खुद उसे देखा हो, दक्ष ने जवाब दिया और खुद ही उसकी बात पूरी की। क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने उसे देखा था? हम वास्तव में कहाँ हैं? क्या हम ऑप्टिशियन साम्राज्य में हैं? क्या तुम्हें मेरी दुनिया में आने के रास्ते मिल गए? मिंगू एक के बाद एक सवाल पूछती रही। समय के साथ उसके सवाल बढ़ते ही गए। नहीं, हम ट्रिसन साम्राज्य में नहीं है, लेकिन मैंने उसे देखा था, दक्ष ने जवाब दिया। मिंगू कुछ कदम पीछे हटी जैसे ही वह उसके आलिंगन से बाहर आए। कैसे वह यहाँ है? हाँ, दुनिया भर में एक प्रतियोगिता होने जा रही है जिसमें किसी तरह की रैंकिंग तकी जाएगी जिससे लाभ होगा। ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया की टीम भी यहाँ आई हुई है, दक्ष ने जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, मैंने जो पाया है उसके अनुसार कि आदि राजकुमारी और ट्रिस राजकुमार यहाँ है। टीम में एक और व्यक्ति है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। कहाँ? मुझे बताओ, वे कहाँ है? मिंगू ने दृढ़ता से कहा। इतनी जल्दी मत करो, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। वह निश्चित रूप से मर जाएगा और कष्ट भोगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ये हमारी अधिकांश परेशानियों को हल करने का एक अच्छा अवसर है, हम इसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। दक्ष ने जवाब देने से इनकार कर दिया। उसे पता था कि अगर उसने जवाब दिया तो मिंगू उस आदमी को मारने के लिए उसके पास जा सकता है। ये न केवल अभी असंभव था बल्कि एक अच्छी योजना भी नहीं थी। वे इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी के महल में थे। अगर वे कोई गलती करते तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे कैसे मर गए। हर कदम सोच समझकर और सावधानी से चुनने की जरूरत थी। अल्पविराम, उसने अपने और मिंगू के बीच की दूरी कम कर दी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके सिर को धीरे से थपथपाया। मैं वादा करता हूँ 2 दिन में वह लड़का तुम्हारे कदमों पर होगा और तुम्हारी दया पर होगा। बस 2 दिन रुको और तब तक कुछ मत पूछना, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मिंगू ने दक्ष की शांत आंखों में देखा। वह इन आंखों पर कभी संदेह नहीं कर सकती थी, जो दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से भरी थी। वह जानती थी कि वह उससे झूठ नहीं बोलेगा। अगर उसने ऐसा कहा तो जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए वह अपनी बात पूरी करेगा। मैं इंतजार करूंगा। मिंगू ने सहमति जताई। मेरी अच्छी लड़की, मैं केवल ये पुष्टि करना चाहता था कि क्या वह वही लड़का है। अब जब मुझे पता चल गया है तो तुम वापस जा सकती हो। अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। मिंगू ने सिर हिलाया और दक्ष को गले लगा लिया। सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित हैं। मैं बदला लेने की इस कोशिश में आपको खोना नहीं चाहता। अगर आप इसे सुरक्षित तरीके से नहीं कर सकते तो पीछे हट जाए, खुद को जोखिम में ना डाले। मैं नहीं करूंगा, मैं कभी भी मौत के मुंह में नहीं कूदूंगा। कम से कम जानबूझकर तो नहीं, कम से कम तुम इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हो। दक्ष ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। नकली दुनिया में निश्चिंत रहो, 1 या 2 दिन में तुम्हें एक बड़ा तोहफा मिलेगा। उसने उसके होठों को धीरे से चूमने से पहले कहा। एक लंबे चुंबन के बाद ही उसने मिंगू को वापस भेजा। मिंगू को नकली दुनिया में वापस भेजे जाने के बाद वह कमरे में अकेला खड़ा था। उसने अपनी पुरानी अनुभूति से चित्र को फिर से बाहर निकाला और चित्र पर अंकित चेहरे को देखा। छोटे लड़के, तुम्हें अपनी दुनिया तक
पहुंचने के लिए बस एक चाबी लेकर मेरे सामने आना था। मुझे इसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने मेरी लड़की को दुखी किया है। यह अपराध हजारों मौतों के बराबर है। महल में जो समय तुम्हारे पास बचा है उसका आनंद लो, क्योंकि तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसने चित्र को वापस भंडारण रिंग में रख दिया और कमरे से बाहर चला गया। चूंकि उसका मन उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसे वह ना चाहता था, इसलिए वह जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात भूल गया। शरारत का मुखौटा उसके बिस्तर पर ही रह गया था। वह उस समय किसी भी तरह से छिपा हुआ नहीं था। कमरे से बाहर निकलते समय वह अपने असली चेहरे पर था। उसे नहीं पता था कि यह ऐसा है। उसे अभी भी लगता था कि वह रॉयल गार्ड का भेष धारण किए हुए है, क्योंकि उसके कपड़े रॉयल गार्ड के थे, बस चेहरा अलग था। लेकिन उसके पास देखने के लिए कोई नहीं था। अगर वह अपने विचारों में इतना डूबा ना होता तो उसे एहसास हो जाता कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह कमरे से बाहर निकला और धीमे कदमों से शाही महल की गहराई की ओर चलने लगा। परीक्षण जल्द ही शुरू होने वाले थे। नवागंतुक की टीम एस्टिया के सम्राट से मिली थी। टिशियन राजकुमार का चेहरा सीधा था जब वह एस्टेरिया सम्राट के सामने खड़ा था और उसकी बातें सुन रहा था। भले ही उसने सीधे तरह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन अंदर से उसे ये सब मजेदार लग रहा था। उनकी दुनिया में उसने एस्टेरिया के राजकुमार को मार डाला। यह मजेदार था कि दोनों दुनिया के साम्राज्य का नाम एक ही है। यहाँ केवल एक ही चीज अलग थी कि एस्टेरिया यहाँ एकमात्र साम्राज्य था। हालांकि उसकी दुनिया में कई साम्राज्य थे जो हमेशा संघर्ष में रहते थे। एक दिन मैं हमारी दुनिया को भी इस दुनिया की तरह बना दूंगा, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ हमारा साम्राज्य ही सर्वोच्च होगा। जल्द ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। इसमें ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन हमारे पास एक स्पष्ट दृष्टि है। जब हम अपनी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और एस्टेरिया की आंधी और अन्य लोगों को मिटा देंगे तो हम अकेले शासक होंगे। ट्रिसिन के राजकुमार ने सोचा, फिर हम दूसरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। उसने एस्टेरिया सम्राट को एक मासूम मुस्कान के साथ देखा। हालांकि उसका चेहरा मासूम लग रहा था, लेकिन उसके विचार सम्राट को कोस रहे थे। मैं इसी दुनिया से शुरुआत करूंगा। मुझे नफरत है कि उनके पास एस्टेरिया साम्राज्य है। ये दुनिया बहुत कमजोर है, इसे आसानी से गिर जाना चाहिए। फिर हम मजबूत दुनिया की ओर बढ़ सकते हैं। जल्द ही सभी नश्वर दुनियाएं हमारे शासन के अधीन होंगी। सभी नश्वर दुनिया की शक्ति के साथ हमें अमर दुनिया के समान स्तर पर खड़े होने में सक्षम होना चाहिए। हम निश्चित रूप से अमर लोगों का सामना करने के लिए भी पर्याप्त मजबूत होंगे। ये केवल हमारे लिए ही है। उसने सोचा, बहुत अच्छा, आप सभी जा सकते हैं। पहला चरण शाम को शुरू होगा। आप लोग अब जाकर आराम कर सकते हैं। एस्टेरिया एम्परर ने इन युवाओं के बारे में गार्जियन से कहा। तारांकित युवा और उनके अभिभावक सम्राट के कमरे से बाहर निकले। साथ में वह अनुरक्षक भी था जो उन्हें उनके कमरे तक ले जाने के लिए दिया गया था। उनके बीच सिर्फ एक लड़की थी जो कि आदि राजकुमारी थी, जबकि अन्य लोग अपने कमरों की ओर जाने के लिए अनुरक्षक के पीछे चले गए। राजकुमारी दूसरी दिशा में जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? ट्रिसिन प्रिंस ने लड़की से पूछा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अपना काम देखो। कि आंधी राजकुमारी ने बिना किसी चिंता के उत्तर दिया। हम एक टीम है, जल्द ही रैंकिंग ट्रायल शुरू हो जाएंगे। हम आपको बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर भागते हुए नहीं देख सकते और खो नहीं सकते, इसलिए हाँ, यह मेरे लिए मायने रखता है। ट्रिसिन प्रिंस ने आलस से कहा, ये दिखाते हुए कि उन्हें वास्तव में परवाह नहीं थी, लेकिन वह ये बात टीम के लिए कह रहे थे। यह एक एकल परीक्षण है। अपनी रैंकिंग के बारे में चिंता करो, मेरी चीजों में अपनी नाक मत डालो। कि आदि राजकुमारी ने जाने से पहले सहजता से कहा। ये टिशियन प्रिंस कुछ कहना चाहता था, लेकिन टीम का तीसरा व्यक्ति बोल पड़ा। उसे जो करना है उसे करने दो। हम कोई टीम नहीं है, बल्कि हम लोगों का एक समूह है जो एक ही प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए साथ साथ यात्रा पर निकले हैं। उसकी हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा वह एक वयस्क है। मेरा मानना है कि वह जानती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब तक उसकी जरूरत होगी वह वापस आ जाएगी। उसे अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा और नाम भी बचाना है। चलो, तीसरे व्यक्ति ने भावशून्य चेहरे के साथ कहा। हम ठीक है, टिशियन प्रिंस ने दूसरों के साथ जाते हुए कहा। तारक महत्काउल्ता की इच्छा से टीम से अलग हो गई। वह टीम के साथ लंबे समय से यात्रा कर रही थी। वह न केवल थकी हुई थी बल्कि ऊब भी रही थी। वह कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहती थी और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका था कि वह अभी अकेले ही जाए। वह न केवल शाही महल में कुछ दर्शनीय स्थल देख सकी बल्कि शांतिपूर्वक अच्छा समय भी बिता सकी। वह एक निश्चित दिशा में चली गई। उसे ना तो पता था और ना ही इसकी परवाह कि वह कहाँ जा रही है। वह अनजाने में ही उच्च श्रेणी के शाही कक्षों की ओर चल पड़ी। चूंकि महल में सभी शाही गार्ड ड्यूटी पर थे, इसलिए कोई भी गार्ड उसे रोकने या ये बताने के लिए वहां मौजूद नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। दक्ष उसी समय शाही दालान से बाहर आ रहा था जहाँ उसका कमरा था। वह भाग्यशाली भी था कि वहाँ एक भी गार्ड नहीं था। उसने गार्ड की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा दक्ष जैसा था, जिसे सेंट किलर वारिस होने के कारण गार्डों द्वारा ढूंढा जा रहा था। सभी शाही रक्षक उसका चेहरा पहचानते थे। अगर वे
उसे देखते तो उस पर हमला कर देते। मुझे उस आदमी को पकड़ने के लिए अकेले ही उसे ढूंढना होगा, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकता। ये काम मिंग्यू को करना होगा। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका उसे बेहोश करना होगा, उसके बाद मैं जगह बदल सकता हूँ, लेकिन ये भी परेशानी भरा होगा। दक्ष ने खाली गलियारे से गुजरते हुए खुद से कहा, मैं उस आदमी को अकेले कहाँ पा सकता हूँ, वह भी अपनी टीम के साथ होगा ट्रायल में। अगर यह बैटल का ट्रायल नहीं है तो वह अकेला हो सकता है, लेकिन मैं अपनी योजना को मौकों पर नहीं छोड़ सकता। उसने सोचा, पहले मुझे उनका कमरा ढूंढना होगा, उसके बाद ही मैं उसे अलग करने के बारे में सोच सकता हूँ। उसने दालान के कोने पर पहुंचते हुए सोचा, वह अभी भी अपनी योजना के मूल को बनाने में इतना डूबा हुआ था कि उसे ध्यान ही नहीं आया कि वह एक मोड़ पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ से कि आदि राजकुमारी चल रही थी, वह भी दक्ष के समान ही मोड़ की ओर चल रही थी। अगर कोई महल के इस हिस्से की ऊपरी योजना को देखे तो वह देख सकता था कि दक्ष सीधे जा रहा था कि आदि राजकुमारी दाएं ओर चल रही थी। दक्ष को बाईं ओर मुड़ना था और राजकुमारी को दाईं ओर मुड़ना था। दक्ष आखिरकार अपनी हैरानी से बाहर आया। जब वह मुड़ के बहुत करीब पहुंच गया, उसने बाएं मुड़ते ही एक लड़की को देखा और दंग रह गया। दक्ष लड़की को देखकर दंग रह गया और उसे एहसास हुआ कि वह उसे मारने वाला है, लेकिन लड़की सतर्क थी। एक आदमी को अपने साथ झगड़ा करते देख उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी क्यूई को मुट्ठी की ओर मोड़ दिया, जैसे कि वह मुट्ठी मार्शल को का उपयोग कर रही हो। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह डर है या कोई, और अगर कोई उसे मारने वाला होता तो उसका पहला स्वभाव उस पर हमला करने का होता। उसने दक्ष की छाती पर मुक्का मारा, मुट्ठी उसकी छाती पर लगी जिससे वह टूटी पतन की तरह उड़ गया। दक्ष दीवार से टकराने ही वाला था, लेकिन उसने भी अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया। अपने शरीर को घुमाते हुए वह सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरा। दक्ष पर अचानक हमला हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। मार्शल स्किल से सशक्त एक मुट्ठी उसकी छाती पर लगी जिससे वह खिलौने की तरह पीछे की ओर उड़ गया। अगर कोई और होता तो वे दीवार से टकरा जाते, लेकिन दक्ष के पास ज्यादा होशियारी और प्रतिभा थी। उसने अपने दिमाग में अपने आसपास की चीजों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया। उसने अपने शरीर को घुमाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी दुर्घटना पहले जैसी न हो। उसने अपने आधे कदम वाले स्वर्ग क्षेत्र कल्टेटर का भी इस्तेमाल किया जिससे वह हवा में चल सकता था और कुछ सेकंड के लिए उड़ सकता था। उसने अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए हवा का इस्तेमाल किया। उसके पैर दीवार पर जा लगे जबकि उसकी पीठ दीवार से टकराती। उसने अपने पैरों का इस्तेमाल करके उसे आगे की ओर धकेला। उसने न केवल अपने शरीर को नियंत्रित किया था बल्कि अचिन्ह रूप से जवाबी हमले के लिए तैयार था, लेकिन उसे जल्दी एहसास हो गया कि वह एक होने का दिखावा कर रहा था। वह लड़की पर हमला नहीं कर सकता था। वह लड़की से कुछ कदम दूर जमीन पर गिरा। वह लड़की के सामने खड़ा था। आखिरकार उसे बेहतर तरीके से देखने में सक्षम था। अब जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि लड़की ट्रिसन प्रिंस की टीम का हिस्सा थी। वह की आदि राजकुमारी थी, लेकिन उसने उस पर हमला क्यों किया? वह नहीं जानती होगी कि वह कौन था, और किसी अनजान गार्ड पर हमला करना भी अजीब बात है। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? उसने सीधे पूछा। तुम मूर्ख हो क्या? तुम्हें ये सवाल पूछने की जरूरत है? तुम उस पर हमला करने ही वाले थे। तुम्हें पीछे धकेलने के लिए ही उसने तुम पर हमला किया होगा। इसके बजाय जुन की आवाज उसके कानों में गूंजी। हालांकि उसके सामने बैठी लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्पविराम अजीब बात है, मेरे हमले के बावजूद तुम अभी भी ठीक हो। तुम्हारी छाती नहीं टूटी है। मेरे हमले के बाद तुम जैसा युवा कैसे ठीक हो सकता है? क्या तुम बॉडी कल्टेटर हो? तुम रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए भी यहाँ हो? तुम कौन सी दुनिया से हो? लड़की ने पूछा। एक नौजवान, वह किस बारे में बात कर रही है? मैं एक अधेड़ उम्र के आदमी का अभिनय कर रहा हूँ। इस लुक में तो वह मेरे सामने एक बच्ची ही लग रही होगी। उसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दक्ष को शुरू में समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रही थी, लेकिन जल्दी उसे समझ आ गया। उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ कि कैसे उसने मिंगू से मिलने से पहले शरारत का मुखौटा उतार दिया था और उसे याद नहीं था कि उसने उसे वापस पहना था। उसने अपने चेहरे को धीरे से छूकर एक बार फिर यह पुष्टि करने की कोशिश की कि क्या उसने वास्तव में शरारत का मुखौटा नहीं पहना है। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मैं महल में इस तरह भाग रहा था। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि किसी गार्ड ने मुझे नहीं देखा। अगर उन्होंने देखा होता तो मैं समझ भी नहीं पाता कि उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया। उसने सोचा। खुद को कोसने जैसा महसूस कर रहा था। उसने लड़की की ओर देखा। ऐसा नहीं लगता कि इस लड़की ने मेरे वांटेड पोस्ट देखे हैं, अन्यथा वह ये नहीं पूछती कि मैं कहाँ से हूँ। मुझे वहां से निकलकर अपना मास्क लेना चाहिए। उसने सोचा, नहीं, मैं दूसरी दुनिया से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का कोई सामान्य गार्ड नहीं हूँ जो जवान दिखता हो। मेरे कपड़े देखे, अब मुझे जाना चाहिए। अगर तुम मुझे माफ करोगे, दक्ष ने कहा और वह बगल की ओर मुड़ गया। वह जाने लगा। रुको, मैंने तुम्हें अभी जाने को नहीं कहा, लड़की ने पुकारा। युवा मिस, अगर कोई यहाँ आया और मुझे इस चेहरे पर देखा तो तुम्हें पता है कि मैं किस तरह की मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मुझे मारने की कोशिश करना बंद करो और अपने काम पर वापस जाओ। दक्ष ने सोचा और धीरे धीरे पीछे मुड़ा।
वह लड़की से ये सब कहना चाहता था, लेकिन उसने अपने शब्दों को अपने दिमाग में ही रखा। मुझे माफ करें मैडम, लेकिन मुझे वाकई कहीं जाना है, और वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, तुम ही थी जिसने मुझ पर हमला किया। कृपया मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं रुक नहीं सकता, मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता, दक्ष ने लड़की से कहा और फिर वापस भागने लगा। अल्पविराम लड़की ने दक्ष को देखा जो भाग रहा था। जरूरी काम, तुम पहले दूसरी दिशा में जा रहे थे और अब तुम वापस उसी दिशा में भाग रहे हो जहां से आए थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? लड़की ने बहस और तुम बूढ़े हो लेकिन जवान दिखते हो, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ जो इस बात पर यकीन करूँ, तुम्हारे जैसा कोई यहाँ गार्ड नहीं हो सकता। किया राजकुमारी दक्ष की ओर उड़ने लगी जबकि दक्ष अपने कमरे की ओर वापस भागा। दक्ष कमरे में पहुंचा, उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा बंद कर पाता लड़की भी कमरे में घुस गई। जब तक तुम मुझे सच नहीं बता दोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम कौन हो? तुम्हारे जैसा व्यक्ति किसी भी दुनिया से इस रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के योग्य है, फिर भी तुम झूठ बोलते हो और एक सामान्य गार्ड होने का दावा करते हो। तुम 20 साल के भी नहीं हो और इतने मजबूत भी नहीं हो। तुम्हारे जैसे लोग हमारी दुनिया में उच्च स्तर के लोग हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम एक सामान्य हो। लड़की ने दक्ष से कहा, तुम सच में एक मूर्ख हो, तुम्हें इसकी परवाह ही क्यों है कि मैं कौन हूँ? वापस जाओ और अपनी रैंकिंग पर ध्यान दो। दक्ष ने तर्क दिया, मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, जब तक मेरे पास कोई प्रश्न है जिसका उत्तर मैं जानना चाहती हूँ तब तक मैं कभी भी शांत नहीं हो सकती। जब तक आप मुझे उत्तर नहीं देते तब तक मेरा सिर उथल पुथल रहेगा। लड़की ने उत्तर दिया, ठीक है, कम से कम दरवाजा तो बंद करो। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह वापस अपने बिस्तर पर चला गया और शरारत का मुखौटा उठा लिया। दरवाजा बंद करो क्यों? तुम क्या करने का इरादा रखते हो? लड़की ने संदेह से पूछा। तो हम पूरी रात कर सकते हैं और बिना किसी व्यवधान के इस बिस्तर को तोड़ सकते हैं, दक्षिण संज्ञात्मक ढंग से उत्तर दिया। बेशक, ताकि कोई भी यह न सुन सके कि मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ। बेवकूफ, आप बहुत अपमानजनक तरीके से बात कर रहे हैं, आपको अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। लड़की ने गंभीरता से कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ। तुम क्या करने जा रहे हो? दक्ष ने पूछा। वह भी अपने धैर्य की सीमा पर था, वह नहीं चाहता था कि कोई लड़की उसके पीछे ऐसे पड़े जैसे वह कोई चूहा हो। आखिर उसे ऐसी चीजों की परवाह क्यों थी जो उसकी रैंकिंग या उसकी दुनिया से संबंधित नहीं थी? वह सिर्फ उसके लिए चीजें मुश्किल बना रही थी जिससे वह परेशान हो रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बेवकूफ दरवाजा भी बंद नहीं कर रहा था। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं अन्य तरीकों का उपयोग करके अपना उत्तर नहीं पा सकती? लड़की ने अपनी स्वर्गीय आभा को प्रकट करते हुए पूछा। ठीक है, बहुत हो गया, अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। तुम ये करना चाहते हो तो करो, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि अगर तुमने पहले कदम उठाया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। दक्ष ने भी अपनी आभा छोड़ी और उसकी आंखें गहरी हो गई। अल्पविराम लड़की ने दक्ष की रावनी आभा महसूस की जो एक स्वर्ग लोक साधक की सामान्य आभा से कहीं ज्यादा भयावह लग रही थी। क्या वह भी एक स्वर्ग लोक साधक था? जरूर होगा, शायद इसीलिए वह उसके हमले से सुरक्षित बच गया। उसने सोचा, फिर भी उसकी आभा इतनी काली कैसे हो सकती है? मैंने ऐसी आभा कभी नहीं देखी, ऐसा लगता है कि यह मौत की आभा है। आखिर यह क्या है? लड़की ने आंखें मूंदते हुए सोचा। उसके माथे पर गहरी उदासी छा गई। वह नहीं जानती थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्ष अपनी साधना आभा को जारी नहीं कर रहा था, वह अपनी वध आभा का भी इस्तेमाल कर रहा था जिसे उसने लाखों लोगों की हत्या करने के बाद विकसित किया था। इस वध आभा ने उसके दुश्मनों को कमजोर कर दिया और उसे लाभ पहुंचाया। ये भय पैदा करने में भी काम आया। अगर वह इस आभा को सार्वजनिक सड़कों पर छोड़ता तो मनुष्य डर के मारे उसके सामने खड़े भी नहीं हो पाते। चकी वह लड़की स्वर्गलोक की साधिका थी, इसलिए उस पर इस सूचना का इतना गहरा असर नहीं हुआ। उसे बस यह महसूस हुआ कि यह आभा कुछ ज्यादा ही गहरी थी। अंधकार में और भयावह आभा और भी मजबूत होती गई। आसपास का माहौल हड्डियों को कंपा देने वाला हो गया। दक्ष की भयानक और ठंडी आभा लड़की की चमकदार आभा से टकरा रही थी। कमजोर महसूस होने के बजाय ये दक्ष से आने के बावजूद ज्यादा मजबूत लग रही थी जिसकी साधना कमजोर थी। तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मुझे रोकने के लिए इतना ही काफी है तो तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। मैंने तुम्हें कई मौके दिए लेकिन तुमने उनका फायदा नहीं उठाया। अब तुम मुझे कठोर होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, लड़की ने गंभीर स्वर में कहा। अल्पविराम उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उचित लड़ाई के लिए जगह ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी, यह उसके लिए बस पर्याप्त था। उसे केवल दक्ष को जमीन पर गिराने की जरूरत थी ताकि वह उनकी ताकत के बीच का अंतर समझ सके। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि उसकी क्यूई एक बार फिर उसके हाथ की ओर बढ़ने लगी थी। वह उसी हमले का इस्तेमाल करने जा रही थी। वह अपनी जगह से गायब हो गई और अगले ही पल दक्ष के सामने आ गई और अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। फर्क सिर्फ इतना था कि वह पिछली बार की तरह उसकी छाती को निशाना नहीं बना रही थी, वह दक्ष के चेहरे को निशाना बना रही थी जो एक साधक के शरीर का सबसे
सबसे कमजोर हिस्सा था। उसकी मुट्ठी दक्ष के चेहरे तक पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पीछे की ओर नहीं भागा जैसा कि उसे करना चाहिए था। वास्तव में मुट्ठी ने दक्ष को छुआ भी नहीं, जिसने लड़की की मुट्ठी को पकड़ने के लिए सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल किया था इससे पहले कि वह उसे मार सके। लड़की की आंखें चौड़ी हो गई, वह एक ही ताकत से उसके हमले को रोकने में सक्षम था। क्या वह उसे कम आग रही थी? बस इतना ही। दक्ष ने धीरे से कहा, मुझे निराश समझो, उसने आलस से कहा और अपनी मुट्ठी भी कस ली। जबकि लड़की अभी भी तेजस्वी थी, उसने जवाबी मुक्का मारा। लड़की की मुट्ठी के विपरीत उसकी मुट्ठी वास्तव में लड़की के पेट पर लगी। लड़की के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली जब मुक्का उसके पेट पर लगा। वह टूटी पतंग की तरह पीछे की ओर उछल गई। उसने जो सोचा था कि दक्ष का अंजाम वही होगा, क्योंकि वह दीवार से टकरा गई थी। दीवार से टकराने के बाद वह जमीन पर गिर गई, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं रुकी, वह तुरंत खड़ी हो गई। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुमने पहले कदम उठाया तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह भी नहीं है। तुम ही हो जिसने मेरे मामले में अपनी नाक घुसाई, और जब इतना भी नहीं हुआ तो तुमने मुझ पर हमला भी कर दिया। दक्ष ने कहा जैसे कि वह उसे डांट रहा हो। अब तुम फिर से कोशिश कर सकती हो या फिर शांति से मेरी बात सुन सकती हो। जब तक तुम्हारा सिर मेरे पैरों के नीचे नहीं होगा तब तक कोई शांति नहीं होगी। राजकुमारी ने अपनी मुट्ठी भंजते हुए जोर से कहा। बहुत समय हो गया था जब उसे किसी लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था। वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी, उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी और अंत में उसे हार का सामना करना पड़ा। वह इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती थी, उसे अपनी गरिमा वापस पाने की जरूरत थी। वह जानती थी कि जो कुछ हुआ था उसे जानकर उसे चैन नहीं मिलने वाला था। जब तक वह दक्ष को अपने पैरों के नीचे भीख मांगने पर मजबूर नहीं कर देती तब तक उसे चैन नहीं मिल सकता था। ये बात वाकई बहुत बुरी होने वाली है। मुझे लगता है लोगों को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ और मुझे ये देखने के लिए अपने तरीके बदलने होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन जो भी हो मैं पीछे भी नहीं हट सकता। दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। वह जानता था कि यह हंगामा इतना बढ़ सकता है कि बड़े बड़े लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसके पास अपने स्पेस लॉ का इस्तेमाल करके भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, लेकिन वह चिंतित भी नहीं था। अब उसने पूरा महल देख लिया था, वह अपने स्पेस लॉ का इस्तेमाल करके जब चाहे तब अंदर घुस सकता था। वैसे भी अब उसकी पहचान सुरक्षित नहीं थी। लड़की ने उसका असली चेहरा देख लिया था, बस कुछ ही समय की बात थी कि वह वांटेड पोस्टर देखकर उसे पहचान ले, और यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो भी वह निश्चित रूप से सम्राट से उसकी शिकायत करेगी, जो उसके रूप का वर्णन करने के बाद उसे पहचान लेगा। अब सबसे अच्छा विकल्प ये था कि उसे बिना अधिक ध्यान आकर्षित किए यही मार दिया जाए, और दूसरा सबसे अच्छा विकल्प ये सुनिश्चित करना था कि वह ऐसा व्यक्ति न हो जिसके साथ वह खिलवाड़ कर सके। दक्ष ने आत्मविश्वास से अपनी दोनों बाहें फैला दी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अपनी कमजोरी भी नहीं दिखाना चाहता था। उन्होंने कहा, तुम मेरा सिर अपने पैरों के नीचे रखना चाहते हो? आओ और कोशिश करो, चिंता मत करो, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। अगर मैं तुम्हें हरा भी दूं तो भी मैं तुम्हारा सिर अपने पैरों के नीचे नहीं रखूंगा। तुम महिलाओं का सम्मान करते हो। मुझे डर है कि मुझे असहमत होना पड़ेगा। ट्रायल वर्ल्ड में तुमने उस छोटी रानी के हाथ काट दिए, फिर तुमने फ्लेम लॉ से उस महिला को मार डाला। इसमें यह भी नहीं गिना गया है कि तुमने पूरे शहर को कैसे मिटा दिया। जुन फिर से बिना बोले नहीं रह सका। वह रानी मैं भोली थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वह फ्लेम लॉ महिला एक चुड़ैल थी। वह लोगों और बच्चों को मार रही थी, वह मौत की हकदार थी शहर के लिए। क्या तुम कृपया मुझे याद नहीं दिला सकते? मैं उस समय नियंत्रण में नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। तुम इसे मेरे सिर पर नहीं डाल सकते। तुम भी मुझे डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग करने के लिए कहने के लिए उतनी ही जिम्मेदार थी। दक्ष ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए जुन से कहा। अल्पविराम। जब दक्ष ने जून को उत्तर दिया तो किया राजकुमारी ने अपनी भंडारण अनुभूति से अपनी तलवार निकाली। जब तुम मरने वाले हो तो तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए कि आंधी। राजकुमारी ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मैं मरने वाला हूँ, कम से कम तुम्हारे हाथ में तो नहीं। मैं अपनी अनुमति के बिना मौत को भी मुझे मारने की इजाजत नहीं दूंगा। दक्ष ने धीरे से उत्तर दिया। उसे नहीं पता था कि उसके शब्दों का क्या महत्व है और क्या भविष्य उसे अपने शब्दों पर कायम रहने देगा। उसे ये भी नहीं पता था कि वह उन्हें रख भी पाएगा या नहीं, लेकिन वह अपना आत्मविश्वास नहीं खोने वाला था, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। विश्वास ही आखिरी चीज थी जिसकी उसे कभी कमी महसूस होने वाली थी। उसे पूरा भरोसा था कि यह लड़की कम से कम उसे हरा नहीं पाएगी। अपनी तलवार निकालो, मैं नहीं चाह कि दुनिया कहे कि मैंने एक खाली हाथ आदमी को अपनी तलवार से धमकाया। लड़की ने दक्ष से कहा, तो अगर मैं अपनी तलवार नहीं निकालता तो तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे? बहुत बढ़िया, तो तुम जा सकते हो। दक्ष ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और पीछे मुड़ा और बिस्तर की तरफ चला गया। वह बिस्तर पर अपने एक पैर को दूसरे के ऊपर रखकर बैठ गया। तुम कमीने, तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की? लड़की गुस्से में दक्ष की ओर भागी। उसने अपनी तलवार भी उसकी गर्दन की ओर घुमाई। चुनकी कमरा बड़ा नहीं था, इसलिए उसे दक्ष तक पहुंचने में एक सेकंड भी नहीं लगा। हालांकि उसकी तलवार केवल खाली हवा
हवा में ही निकल गई और दक्ष अंतिम क्षण में गायब हो गया। लड़की की आंखें चौंककर चौड़ी हो गई जब उसने उसे गायब होते देखा। उसे यकीन था कि उसने कोई हरकत नहीं की। जब वह आराम से बैठा था तो इतनी तेजी से कोई हरकत करना असंभव था। ये तो तथा कि वह गायब हो गया, लेकिन वह ऐसे कैसे गायब हो सकता था? आश्चर्य और भी कुछ है। दक्ष की आवाज उसके कानों में पड़ी इससे पहले कि वह आवाज पर प्रतिक्रिया दे पाती। एक हाथ ने उसकी पीठ पकड़ ली और उसे नीचे धकेल दिया। लड़की जमीन पर गिरकर बुरी तरह से घायल हो गई। उसकी पीठ जमीन से टकरा गई जिससे जमीन पर एक गड्ढा बन गया। अल्पविराम खांसी। लड़की जब जमीन पर गिरी तो उसके होठों से खून की आवाज निकली। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत कम आग रही हो। देखा, ये दूसरी बार है जब तुम जमीन पर लेटी हो जबकि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारी जगह पर रहूं। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि तुम्हारे लिए ये कितना शर्मनाक होगा, लेकिन मेरे लिए यह मजेदार है। मुझे बुरा लगना चाहिए, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा है। दक्ष ने लड़की की आंखों में गहरी नजर डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा। आप लड़की का चेहरा लाल था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दक्ष की बातें सुनकर शर्मिंदा थी या वह गुस्से में थी। मैं क्या? दक्ष ने मजाक करते हुए पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि लड़की अब बस जमीन पर लेटी हुई थी और विरोध नहीं कर रही थी। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जमीन पर गिरने के बाद उसकी तलवार उसके हाथ से गिर गई थी? उसके हाथ में अब कोई हथियार नहीं था। क्या उसने वाकई हार मान ली थी? उसने सोचा, नहीं, यह इतना आसान नहीं हो सकता। वह हम पर इस तरह से हमला नहीं कर सकती। दक्ष ने सोचा क्योंकि उसे खतरा महसूस हुआ। उसने फिर से कमरे के दूसरे कोने में प्रकट होने के लिए शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा उसने देखा कि जहां वह पहले खड़ा था वहां से एक तलवार गुजर रही थी। तलवार अपने आप उड़ रही थी, एक आत्मा तलवार। दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा, यह उसकी आत्मा तलवार की तरह ही थी जिसमें एक आत्मा थी और वह खुद ही हमला कर सकती थी। तो लड़की के पास भी तलवार थी। क्या इसीलिए वह शांति से लेटी हुई थी? उसका ध्यान भटकाने के लिए लड़की खड़ी हो गई और उसकी तलवार उसके चारों ओर घूम गई। उसने अपनी गर्दन को धीरे से रगड़ा जहां दक्ष ने पहले उसे पकड़ा था। ये कमरा बहुत छोटा है, मैं यहाँ अपने ज्यादातर मार्शल कौशल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरी ओर वह कम दूरी में ज्यादा बेहतर योद्धा लगता है। वह स्पिरिट्स वर्ड के बारे में भी जानता है। उसकी युद्ध की मंशा और खतरे की समझ भी बहुत अच्छी है। लड़की ने सोचा और चुपचाप दक्ष को देखा। ठीक है, मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी आत्मा तलवार का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन चूंकि मैं यहाँ अन्य कौशल का उपयोग नहीं कर सकती इसलिए मुझे थोड़ा अनुचित होना पड़ेगा। लड़की ने बहे सिकुड़ते हुए दक्ष से कहा। दक्ष ने हताशा में अपना माथा रगड़ा। ठीक है, इसे भी आजमाओ। लड़की अपनी उंगली हिलाती है। आत्मा की तलवार गोली की तरह दक्ष की ओर बढ़ी। हालांकि तलवार के उस तक पहुंचने से पहले ही दक्ष एक बार फिर गायब हो गया। लड़की ने उसकी चालें देखी थी इसलिए उसे पता था कि ऐसा होगा। चकी उसे अपनी आत्मा की तलवार को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह अपना ध्यान कहीं और लगा सकती थी। वह बस ये देखने का इंतजार कर रही थी कि दक्ष कहाँ दिखाई देगा। हालांकि दक्ष दिखाई नहीं दिया। उसने चारों ओर देखा और वह ये सोचकर भ्रमित हो गई कि आखिर हो क्या रहा है। दक्ष कहाँ था? क्या वह कमरे में छिपा हुआ था? क्या वह वास्तव में अपनी आभा छिपाकर गायब हो सकता था? उसने अपने आसपास देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय का विस्तार किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह सतर्क रही क्योंकि उसे लगा कि दक्ष पास में ही छिपा हुआ है। आध्यात्मिक तलवार उसके पास लौट आए और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। वह नहीं जानती थी कि जिस दक्ष को वह खोज रही थी वह भी कमरे में नहीं था। दक्ष ने कमरे के बाहर टेलीप किया था। उसने अपनी आभा को छिपाने के लिए स्वर्ग के कफन को भी सक्रिय कर दिया था। यही कारण था कि लड़की उसे महसूस नहीं कर सकी जो कमरे के बाहर खड़ा था, जबकि उसकी आध्यात्मिक भावना कमरे से कहीं ज्यादा को कवर कर रही थी। दक्ष ने अपना चेहरा शरारत के मुखौटे से ढकते हुए चलना शुरू कर दिया। उसका शरीर बढ़ने लगा और बड़ा हो गया। उसका चेहरा भी बदलकर रॉयल गार्ड का चेहरा बन गया जिसका वह प्रतिरूपण कर रहा था। कोई नहीं जानता कि मैं चेहरा और शरीर का आकार बदल सकता हूँ। लड़की ने मुझे सिर्फ मेरे असली चेहरे में देखा था। अगर उसने सम्राट को भी बता दिया होता तो वे मुझे मेरे असली चेहरे से ही ढूंढते। ईमानदारी से कहूँ तो अगर मैं किसी का भी रूप धारण कर सकता हूँ तो मैं अपने असली चेहरे से क्यों चलूंगा? ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो उन्हें मुझे इस रूप में खोजने से रोके। दक्ष ने चलते हुए सोचा, फिर भी मुझे ट्रिसिन राजकुमार को ढूंढना है और यह सुनिश्चित करना है कि मैं सफल हो जाऊं। उसने सोचा। जल्द ही वह उस कोने पर पहुंच गया जहां वह लगभग लड़की से टकरा गया था। वह वहां से चला गया और चला गया। दूसरी ओर की आंधी राजकुमारी कमरे में ही बैठी रही और हमले का इंतजार करती रही। यह सोचती रही कि हमला कहां से होगा। अल्पविराम कियान राजकुमारी दक्ष के कमरे में ही रही, उस हमले का इंतजार करती रही जिसके बारे में उसे नहीं पता था कि वह कभी नहीं आने वाला था। वह जिस व्यक्ति के लिए चिंतित थी और जिसका वह इंतजार कर रही थी वह वास्तव में उससे बहुत दूर था और उससे भी दूर जा रहा था। अब मुझे ट्रिसिन राजकुमार को और उसके रहने के स्थान को खोजना होगा, उसने सोचा और राजकुमार को खोजने के लिए गलियारे से गुजरते हुए अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया। एक बड़े कमरे के अंदर ट्रिसिन प्रिंस
और टीम का दूसरा आदमी अलग अलग बिस्तरों पर बैठे थे। उनका अब वह अनुपस्थित लग रहा था। टिशियन राजकुमार थोड़ी देर बाद उठ खड़ा हुआ और जाने लगा कि जन अब तुम कहाँ जा रहे हो? 3 लोगों की टीम के नेता ने पूछा। कियान राजकुमार कियान यू पहले ही जा चुके थे और अब टिशियन राजकुमार भी जा रहे थे। हाँ मैं भी बोर हो रहा हूँ, मैं बाहर टहलना चाहता हूँ, मुझे मत रोको। क्योंकि तुमने कियान यू को नहीं रोका, मैं परीक्षण के समय से पहले ही वापस आ जाऊंगा। मैं भी अपनी जिम्मेदारी जानता हूँ ट्रिसिन प्रिंस पे जन ने सहजता से उत्तर दिया। मैं बस उत्सुक था, मुझे परवाह नहीं कि तुम कहाँ जाते हो, बाहर मौज करो। टीम के दूसरे व्यक्ति ने अपनी आंखें घुमाते हुए सहजता से कहा। पे जन ने कमरे से बाहर निकलते हुए हंफ किया। वह खुद को क्या समझता है? अगर वह टीम में सबसे ताकतवर है तो क्या हुआ, ये केवल समय की बात है जब मैं पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। तब तक अपना रवैया दिखाते रहो। पे जन ने कमरे से बाहर जाते हुए सोचा। वह 10 मिनट से ज्यादा समय तक गलियारे में बेतरतीब ढंग से चलता रहा, बिना ये जाने कि वह कहाँ जा रहा है। कुछ देर बाद ही जब उसने लड़ाई की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर दिलचस्पी की झलक दिखाई दी। वह युद्ध की आवाजों की ओर चला जो उसे एक दरवाजे तक ले गया जिस पर 2 पहरेदार खड़े थे। अल्पविराम अंदर कौन है? पे जन ने गार्ड से पूछा। लाइटनिंग वर्ल्ड से आए मेहमान अंदर प्रशिक्षण ले रहे हैं, ने जवाब दिया। ओ दिलचस्प है, एक तरफ हट जाओ, मुझे देखने दो कि वे कितने प्रतिभाशाली हैं। मैंने सुना है कि वे युद्ध में बहुत अच्छे हैं, खासकर उनकी राजकुमारी। मैं इस दावे का परीक्षण करना चाहता हूँ। पे जन ने बड़बड़ा हुए उन्हें एक तरफ हटने का इशारा किया। हमें खेद है लेकिन हमें महामहिम के आदेश है। सभी टीमों को अलग अलग प्रशिक्षण क्षेत्र प्रदान किए गए हैं और कोई भी टीम दूसरों के प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करके उन्हें परेशान नहीं कर सकती। गार्डों ने पे जन को सम्मान पूर्वक सूचित किया। वे यही नहीं रुके, वे एक कदम आगे बढ़कर मदद की पेशकश भी की। यदि आप अपनी टीम के साथ खुद को प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो हम आपको उस कमरे तक ले जा सकते हैं जो आपकी दुनिया के लिए निर्धारित है। मेरे पास अन्य स्थानों पर जाकर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, मैं यही प्रशिक्षण लेना चाहता हूं। आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? क्या आप वास्तव में किसी अतिथि पर हमला करने जा रहे हैं? पे जन ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा मास्टर कृपया हमारे लिए चीजें मुश्किल न बनाए। गार्डों ने पे जन से अनुरोध किया। ओ मुझे देखने दो कि मैं तुम्हारे लिए यह चीजें मुश्किल कर दूं, उसके बाद तुम क्या करोगे? अब